चर्चा करी थी ये चारों कैसे हमारी लाइफ में कैसे बहुत मेन रोल निभाते हैं हमारे इंसान की लाइफ में, बेसिकली जानवर की लाइफ में, इंसान की लाइफ में। और साथ में हमने पहला पिलर लिया था, कौन सा पिलर लिया था? दया, मर्सी का। अगर इनको नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो दया का मतलब है नो मीट ईटिंग, मांसाहार ना करना, नो मीट ईटिंग। ठीक है, अगर इनको थोड़ा सा मोटी मोटे शब्दों में बोला जाए तो तपस्या, तप, इसको का कौन सी, अगर इसको नॉर्मल इसकॉन की लैंग्वेज में बोलेंगे कौन सा प्रिंसिपल है ये? नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा नहीं करना। तीसरा सत्यता, ट्रुथफुलनेस, इसकॉन का कौन सा थर्ड रेगुलेटिव प्रिंसिपल है? कौन सा है? नो गैम्बलिंग, किसी प्रकार की जुआ नहीं खेलना। हरे कृष्णा। और चौथा पिलर कौन सा था? शौच। अगर इसकॉन का फोर्थ रेगुलेटिव प्रिंसिपल क्या है? नो इलिसिट सेक्स, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं बनाना, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, है ना। तो ये चार धर्म के स्तंभ है। इसमें पहला स्तंभ हमने चर्चा कर लिया है, कौन सा? नो मीट ईटिंग, है ना। जो लोग नहीं आए थे, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, मांस खाने से क्या क्या नुकसान होता है। सिर्फ हमें नहीं, हमने उस पर ये चर्चा नहीं करी थी कि आपको क्या नुकसान होगा मांस खाने से, आपके मांस खाने से पूरी दुनिया में क्या नुकसान होता है, इसको पूरी बहुत डिटेल्ड, बहुत साइंटिफिक चर्चा थी। कोई सेंटिमेंटल चर्चा नहीं थी, बहुत डिटेल्ड बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर चर्चा थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है नो इंटॉक्सिकेशन के ऊपर, कि हमें नशा क्यों नहीं करना चाहिए। ये नशा तपस्या में आता है। नशा ना करना किस में आता है? तपस्या में। हमारे धर्म के एक स्तंभ है तपस्या करना, है ना। तभी आप देखेंगे हमारे सनातन धर्म में ना कई सारी तपस्याएं बहुत है, चाहे नवरात्रि के व्रत हो, हैं, या फिर कोई सा भी रिचुअल हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें बड़े हर चीज़ में बड़े व्रत और बड़ी तपस्या वाली चीज़ें देखी जाती है। कोई योग अभ्यास करना या ध्यान लगाना, ये बड़े सब तपस्या वाली चीज़ है। तो इस तपस्या में जो मेन चीज़ है वो है नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा ना करना। नशा ना करना अपने में एक तपस्या हो गई है। क्यों? एडिक्ट इतने हो गए हम लोग, है ना। हमने देखा है कि नशा मुक्त केंद्र में क्या हाल होता है। जो लोग बहुत हैवी नशा करते हैं उनका नशा कितने कैसे छोड़ा जाता है, इतना ईजी नहीं है नशा छोड़ाना। आप किसी यूट्यूब पे डाल के देखिएगा, जिन लोगों को नशा हो जाता है। आपने कई क्राइम पेट्रोल वगैरह में कई सीरीज़ में देखा भी होगा इस चीज़ ना, कि जिन घर के बच्चों को नशा हो जाता है ना, जब उनकी फैमिली उनको रोकती है नशा ना करने से, तो उनकी कितनी बुरी हालत हो जाती है, वो लोग रह नहीं पाते बिना नशा के। तो कई बार फैमिली बेचारे क्या होता है, उनको देख के दया खा जाते हैं, तो उनको नशा करना अलाउ कर देते हैं, तो उन्होंने जिंदा तो रहेगा, वो ऐसी हालत हो जाती है कि अभी मर जाएगा वो। तो अब आज के टाइम पे नशा ना करना भी तपस्या हो गई। अब हम क्या, हम सोचे नहीं भैया हम तो ड्रग्स नहीं लेते, हम तो अल्कोहल नहीं पीते, बट हमें नशा किस चीज़ का है? चाय का नशा है, कॉफ़ी का नशा है। और इसका अगर कोई बोले इसका भी नहीं है, तो उसको किसका नशा है? प्राइड होने का, गर्व, बड़ा गर्व है खुद के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर बड़ा गर्व है, ये भी एक नशा है, ये भी एक इंटॉक्सिक है। हमने जो दो कंटेमिनेशन सुनी थी ना अभी, कौन कौन सी थी? पैसे की ताकत और पद की ताकत, ये भी हमें इंटॉक्सिक बनाता है, ये भी नशे में आता है ना। इन पद के ऊपर आप सोचिए, आईएएस के पद पे बैठ के हम ये सोचे कि नहीं, ये पावर का मुझे मिसयूज नहीं करना, ये अपने में तपस्या है, ये अपने में तपस्या है। बहुत सारा पैसा होने के बावजूद उसको अपनी इंद्र तृप्ति में ना लगाना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। आपके अकाउंट में बहुत पैसा है, अगर बहुत प्रॉपर्टी है, बट आप उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ये क्या है? अपने में बहुत बड़ी तपस्या है। तो अभी आप हम इस पर बहुत ग्रॉस लेवल, सटल लेवल पे नहीं, बहुत ग्रॉस लेवल पे इस पर चर्चा करेंगे कि एडिक्शंस या फिर नशा करना होता है, क्या क्या होता है। तो 2 दिन मैंने बड़ी रिसर्च करी इसके ऊपर। तो एक्चुअली क्या है कि ना, गवर्नमेंट्स का ना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है इससे ना। 2021 में इंडिया ने करीब अराउंड 1,73,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, सिर्फ अल्कोहल बेच के। तो इसके ऊपर इंटरनेट पे कुछ मिलना ना वो इतना ईजी नहीं है, बेचारी गवर्नमेंट इसको छुपाती भी है ना, इतना वो उसको प्रमोट ना किया जाए। तो कई तरीके के एडिक्शंस होते हैं, है ना। आपको पता है हमारे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड कितने टाइप्स के एडिक्शन, कितने टाइप के ड्रग्स लिए जा रहे हैं, कोई काउंटिंग ही नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो फेमस हुई थी एक छोटे बच्चे की, कई साल हो गए, जिसमें वो किस चीज़ का नशा करता था? पता है वो किस चीज़ का नशा करता था? बॉन्ड होती है ना, बॉन्ड चिपकाने वाली होती है, गम, सोल्यूशन जो भी इसको बोलते हैं, वो रुमाल में डाल के उसको सूंघ के उसका नशा करता था। सोचिए, कोई सोच रहा है नशा किस चीज़ से कर रहे हैं? अभी कोविड के टाइम पे लोग नशे के लिए इतने पागल हो गए थे कि उन्होंने सैनिटाइजर में जो अल्कोहल होता है, सैनिटाइजर को पानी में, कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिया, 2 लोग ऐसे मर गए। तो अगर हम ये काउंट करने बैठे ना कि भौतिक जगत में कितने टाइप के नशे हैं हमारे वर्ल्ड में, आप काउंट नहीं कर पाओगे। विक्स होती है, विक्स, लोग उसको ब्रेड पे लगा के खाते हैं नशे के लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत तेज स्मेल आती है। बहुत जो चीज़ में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है ना, वो आपको एडिक्टिव बनाएगा। उसके अंदर इतनी तेज स्मेल होती है, वो व्यक्ति को एडिक्टिव बना देगा। तो लोगों ने नशा करने के लिए बहुत वेराइटीज़ खोल दी।
खांसी की दवाई होती है, खांसी की दवाई का नशा करते हैं, वाइटनर का, बहुत सारी चीज़ों का नशा करने लोग लग गए हैं। तो अगर मैं ये काउंट करने बैठूँ ना कि ड्रग इतने टाइप के या फिर अफीम इतनी टाइप की, तो ये लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इनहेलर्स की कितने टाइप, इतने टाइप्स के ड्रग्स हैं, बहुत टाइप के ड्रग्स हैं। अल्कोहल है या फिर जॉइंट्स होते हैं कई टाइप की, जो प्लांट बेस्ड होता है ना, पौधा ऐसे उगाए जाते हैं, जैसे भांग का पौधा हो गया, और कई सारे टाइप, गांजा वगैरह हो गया, कैनबीज हो गया, मारिजुआना हो गया, इनकी खेती करके, टोबैको की खेती करके इस चीज़ का नशा किया जाता है। तो बहुत सारे नशे के हैं, मैं कुछ नाम लिख पाया, नेट पे मुझे कुछ नाम मिले, जैसे अल्कोहल है, कैनबीज है, ओपियोइड्स है, सेडेटिव्स है, इनहेलेंट्स है, कोकेन है, कैफीन है, निकोटीन है, एम्फेटामिन है, स्टिमुलेशंस है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ये सारे ड्रग्स के नाम है, पता भी नहीं हमारी रोजमर्रा के आइटम में कुछ ना कुछ मिलेगा इसमें। तो अभी इतने सारे टाइप्स ऑफ एडिक्शन है। अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, लोग नशा करते क्यों हैं? हर कोई तो नशा करते हुए नहीं पैदा होता ना, कि माँ की कोख से निकला सिगरेट पीता हुआ, या 2 पैग लाके पैदा हुआ, निकल रहा है उसके मुंह से बदबू आ रही है, ऐसा तो कोई पैदा नहीं होता ना। लोग नशा करते कहीं, बिगिनिंग होती कहाँ से है? यस कार्तिक, चीप थ्रिल, सस्ता थ्रिल करने के लिए। और आपने तो कोई बताइए हाथ ऊपर करके, सोचिए लोग नशा क्यों करते हैं। इवन अगर आप खुद की लाइफ से भी शेयर कर सकते हैं कि मैंने अगर पहली बार नशा किया था तो क्या रीजन था मेरा नशा करने का। बिल्कुल है, पीर प्रेशर, पीर प्रेशर से आ जाता है, दोस्त कर रहे हैं, दोस्त प्रेशर कर रहे हैं, और क्या क्या है, संग, और खुद को सेटिस्फाई करने के लिए बाहर तो सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रही है ना, यहाँ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और बताइए और क्यों लोग नशा करते हैं? ट्राई करते हैं, बिल्कुल। बेसिकली स्टूडेंट्स में कैसे स्टार्ट होता है नशा? स्टूडेंट का नशा ट्राई, एक बार ट्राई करने में क्या है, एक्सपेरिमेंट करने क्या है, लत थोड़ी लगेगी भाई, एक ही बार तो पी रहा हूँ, एक बार पीने में क्या जा रहा है। और बताइए, बहुत सारे, जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया तो नशे का सहारा लेगा, जॉब नहीं लगी तो उसका सहारा लेगा, है ना, स्ट्रेस रिलीज करने का सहारा लेगा, पैसों की फाइनेंशियली बड़ी दिक्कत है तो नशे का सहारा लेगा, घर में खाने के लिए रोटी नहीं है तो फिर दारू पीने के लिए पैसा इकट्ठा करेगा ताकि अपना स्ट्रेस वहाँ निकाल सके। तो लोगों के पास तो रीज़न बहुत है नशा करने का। अब जैसे एक वो लेते हैं एक्सपेरिमेंटल वाला, जिसमें कई स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं क्या करना, कि एक बार ट्राई करने में क्या जाना है। नशा क्या है, अब जब हम नशा करते हैं ना, जब फर्स्ट टाइम किसी ने ट्राई किया तो फर्स्ट टाइम नशा करने के बाद हमारी बॉडी ना उसके अंदर रिसेप्टर्स बना लेती है उसके लिए, हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स बन गए एक बार करने के बाद, दूसरी बार वो रिसेप्टर्स मांगेंगे कि हमें नशा चाहिए, फिर आप नहीं रोक पाओगे, तो दूसरी बार भी ऐसी हो जाएगा, फिर तीसरी बार भी हो जाएगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा, वो एक बहुत हैवी एडिक्शन बन जाएगा, बहुत हैवी एडिक्शन बन जाएगा। मैं अपने स्कूल में, दिल्ली के स्कूल की बात बता रहा हूँ, 12th क्लास में मुझे याद है, छोटे छोटे बच्चे 6-7 क्लास के, हमारे स्कूल के पास ना थोड़ा जंगल टाइप का एरिया था, शादरा में एक ना, जंगल नहीं कह सकते उसको, बेसिकली बहुत बड़ी एक बिल्डिंग थी, एक अपार्टमेंट था, वहाँ आग लग गई थी काफ़ी टाइम पहले, वो पूरी बिल्डिंग बंद हो गई और पूरा घास फूस जंगल हो गया, पूरा खंडर बन गया। तो एक दिन मैं अपने दोस्तों के संग वहाँ गया, तो वहाँ मैं देखा छोटे छोटे बच्चे बैठ के ग्रुप में जॉइंट पी रहे। जिस एज में मैं अपने दोस्तों के संग, भाई बहनों के संग, है ना, हाइड एंड सी, आइस पाइस खेला करता था, उस एज में वो लोग बच्चे बैठ के ग्रुप में जॉइंट पी रहे। मैं तो जानता भी नहीं जॉइंट में होता क्या, वो लोग बना के पी रहे हैं साथ। बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए देखना, इवन मैं भी करता था उस समय, इतने हैवी नशे तो नहीं, मैं भी करता था, मैं उसको देख के शॉक हो गया, इस एज में तो नहीं किया एटलीस्ट मैंने, इस एज में तो नहीं किया मैंने, बहुत छोटे बच्चे थे, 5th-6th क्लास के बच्चे, हम सोचिए वो नशा कर रहे हैं। तो बहुत अर्ली यूज है ड्रग्स का, अर्ली यूज है इन सब चीज़ों का। अब ना इंडिया में भी ना कुछ हिस्ट्री रही है, हमारे वेद शास्त्रों में भी नशे के ऊपर आता है। और हमारे ऋग्वेद में 10वें अध्याय 10वां मंडला है, तो 10 चैप्टर उसको बोल सकते हैं, 10 चैप्टर 9 चैप्टर में नशे के बारे में थोड़ा बताया गया कि हमारे इंडियन हिस्ट्रीज में भी नशा किया जाता था, वैदिक सभ्यता में भी नशा किया जाता था। भी कई सारी हमारे सिविलाइजेशंस है, वहाँ पे ऐसे बर्तन मिलते हैं जिन बर्तनों में इन इंटॉक्सिक ड्रिंक्स को बनाया जाता था, जिसमें डिस्टिल्ड इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे बर्तन होते थे जिसमें उन प्लांट बेस्ड थिंग्स को रख के उनको वेपराइज करके उसमें से अल्कोहल अलग किया जाता था, उसमें को रस पदार्थ अलग किया जाता था ताकि उसका इंटॉक्सिकेशन नशा कर सके। अब ऋग्वेद में इसका वर्णन आता है कि हाँ, सोमरस पीते थे लोग, कैसे बनता था, किस चीज़ से, चावल से या गुड़ वगैरह जैसे शहद वगैरह मिला के उस चीज़ को बनाया जाता था। ऐसा अराउंड 85 ड्रिंक्स के बारे में उसमें है कि 85 टाइप्स के इंटॉक्सिक प्लांट बेस्ड नशा करने वाली चीज़ें हमारी वैदिक सभ्यता में भी थी, बट उसके नियम कानून बहुत स्ट्रिक्ट थे।
हर कोई, पहली बात तो उनका नशा नहीं कर सकता था, हर कोई उसका सेवन नहीं कर सकता, बहुत रेयर किसी को सेवन करने का अलाउड था। और उनको उसका सेवन कर रहा है तो उसको बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और किसी ने, अगर एक व्यक्ति ने उसका सेवन कर लिया तो 120 दिन तक वो पब्लिकली लोगों के बीच में नहीं आ सकता। ऐसा करने के बाद उसको अलाउड था कि हाँ आप नशा कर सकते हो, वो भी सोमरस। ऐसे सोमरस बेसिकली चावल का कुछ प्लांट बेस्ड ड्रिंक होती है, वो एक ड्रिंक अलाउ की गई थी इस तरीके से करके। तो हमारे वेद शास्त्र में अगर अलाउ किया गया है तो उन लोगों के लिए अलाउ किया गया है जो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल ही जानवर गलती से इंसान के शरीर में आ गए। जैसे मांस खाना भी अलाउ किया गया है, तो मांस खाना अलाउ कहाँ किया गया है तो बताएगा? हाँ, एक तो इमरजेंसी में किया गया है, बिल्कुल अगर ऐसी इमरजेंसी के मर जाओगे नहीं खा सकते तो अलाउ किया गया है। अदरवाइज अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मांसाहार करना चाहता है तो उसके लिए क्या है, साल में एक दिन एक ऐसी तिथि है, अमावस्या ऐसी कोई तिथि होती है, उस दिन वो किसी डीटी के सामने किसी बकरी की बलि दे सकता है। बस बकरी की बलि देते समय उसको कुछ उसके बदले में देना पड़ेगा। उसके बदले में उसको क्या देना पड़ता है, उसको एक वादा कुछ मंत्रों के द्वारा करना पड़ता है कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इस बकरे को मैं खाना चाहता हूँ, तो इसके बदले इस बकरे के शरीर पे जितने बाल है उतने मैं जन्म लेके इसके रूप में कट के मरूंगा। उसको ये पहले देना पड़ेगा, तब जाके वो उसको खा सकता है। हमारे वेद शास्त्रों में अगर ये चीज़ अलाउड है तो ऐसा अलाउड है। इवन अगर मुस्लिम्स में देखेंगे, मुस्लिम्स में नॉन वेज खाना कैसे अलाउड है, ऐसे नहीं मन किया जाके खरीद के खा लिया, वो ऐसे नहीं खाते, वो हलाल खा सकते हैं। हलाल में क्या होता है, जाके उनको खुद पूरी एक गाय खरीद के लानी है, गाय खरीद के लाके उसको बचर करना है, उसका सारा खून निकालना है पहले, डायरेक्ट नहीं खा सकते। और जब तक खून ना निकल जाए वो जिंदा रहना चाहिए, और जब खून निकल जाए वो बिल्कुल स्लीपी डेड हो जाए, बिना दर्द, भयानक दर्द वाली डेथ के। और मरने के बाद उसके 8 हिस्से करके 7 हिस्सों को चैरिटी करनी पड़ती है। 7 हिस्सों की चैरिटी करने के बाद तब जाके 8वां हिस्सा वो व्यक्ति खा सकता है। कुरान इनके इस्लाम में भी इस तरीके से बताया गया मीट खाने का तरीका। तो अगर धर्मों में इन चीज़ों को अलाउ किया गया है तो उसका जो मेन पर्पस है, ताकि इसको इतना हार्ड बनाया गया है कि ताकि जो लोग खा रहे हैं ना व्यक्ति, तो इसको करने की भी सोच रहा है, वो करके पहले तो डर जाए। आपको सोचिए, आपको एक सरकार एक नियम निकाल दे कि आपको शराब पीनी है, पर शराब की एक बोतल पे आपको 1000 टाइम्स एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, और शराब पीने के बाद आपको 90 दिन जेल में निकालना पड़ेगा। कितने लोग सोचेंगे चलो आज एक शराब, आज एक पैग लाए दोस्तों के साथ। कुछ होंगे शराबी भैया, रह लेंगे 90 दिन है ना, 90 दिन रहने के बाद वो दोबारा नहीं पी पाएगा। ऐसे नियम कानून हमारे वेद शास्त्रों में बताए गए ताकि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। कुछ लोग गलती से अगर इंसान के शरीर में आ गए हैं तो उनको भी इंसान बनाया जा सके, इसलिए इस चीज़ को अलाउ किया गया था। और इसके अलावा जो इंडिया है, इंडिया में इस समय अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। आपको पता है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन कंजप्शन ऑफ विस्की। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी विस्की बन रही है, इसमें प्रोडक्शन हो रही है, हर दूसरी बोतल इंडिया में पी जा रही है। हमारी सभ्यता में नशा करना, मांसाहार करना इतना नीच, इतना तुष्ट चीज़ कार्य बताया गया है, इतना मना किया गया है। वही हमारे इंडियंस का कल्चर अब इस तरीके से हो गया भारत का। इस समय सबसे ज़्यादा बीफ का सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी कौन है? इंडिया बन गया है। और विस्की का लार्जेस्ट कंजप्शन कहाँ पे अल्कोहल का हो रहा है? इंडिया में। इंडिया इज़ द 9th लार्जेस्ट अल्कोहल कंजप्शन, 9वां सबसे बड़ी देश है जिसमें अल्कोहल का कंजप्शन हो रहा है, और विस्की के नंबर 1 सबसे ज़्यादा विस्की पी रहा है। तो इंडिया की स्थिति इस समय ऐसी हो रही है। ड्रग्स के केसेस कितने आप देखेंगे, पंजाब में सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश और झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और आपका पंजाब हो गया। यहाँ पे नशा बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी नशा किया जाता है। तो ये मूवी भी आई थी उड़ता पंजाब, है ना, काफ़ी टाइम पहले उड़ता पंजाब मूवी आई थी, तो मैंने वो मूवी देखी थी। उसमें देखा था कैसे पुलिस वाले ड्रग्स को अलाउ कर रहे हैं, पाकिस्तान से किस तरीके से ड्रग सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे स्मगल हो रहा है, और किस तरीके से बच्चों तक पहुँच रहा है। बच्चों तक बड़ा ईजी हो गया है नशा को पहुँचना। मेरे को आज तक नहीं पता चला कि ये अगर मुझे जॉइंट बनाना है तो उसको मसाला मिलेगा कहाँ से। अगर मुझे कोई नशा करना है, अफीम पीनी है, या कोई जॉइंट बनाना है, या फिर कोई गांजा पीना है, ये मिलेगी कहाँ से? पता नहीं छोटे छोटे बच्चे कहाँ से खरीद के ले आते हैं। तो इतनी इजीली ये चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं आज के टाइम पे कि लोग बड़े इजीली इसको क्या प्राप्त कर लेते हैं और इसका नशे पर पड़ जाते हैं। आपको कितने लोगों को पता है कि किसी को गांजा खरीदना है तो कहाँ मिलेगा? सबको पता चल गया। छोटे छोटे बच्चों तक कितनी इजीली क्या ये चीज़ें अवेलेबल हो गई, बहुत आसानी से अवेलेबल हो गई है, ये पीछे ही मिलता है। अब ऐसे ही है। अब नशे की कैटेगरी में से विस्की, बियर, वाइन ये सब नहीं आती, इसमें चाय कॉफ़ी भी आती है। अब चाय कॉफ़ी पीने में क्या दिक्कत है भाई? चाय तो इंडिया की नेशनल ड्रिंक बन गई है। पढ़ाई नहीं होती चाय के बिना।
कितने लोगों ने कॉफी पी है और कॉफी पी के उनको लगता है कि हाँ एनर्जी आती है? देखिए सच में हाथ खड़ा करिए, ऐसे नहीं हम आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे। नहीं आती कॉफी पी के तो एनर्जी आनी चाहिए। नींद नहीं आती, एनर्जेटिक हो जाती, नींद नहीं आती ना, क्यों नहीं आती? आपको पता है इसके पीछे की साइंस क्या है, नींद क्यों नहीं आती? हमने कभी जानने का प्रयास किया है? यस कार्तिक। उसमें कैफीन होता है जो हमारी वो जो नींद जो आई होती है जिस केमिकल उसको ओवर पावर कर देता है। हाँ, तो कैफीन जो ऐसा ड्रग है, कैफीन क्या करता है हमारे जब न्यूरोटिक सिस्टम में घुसता है ना, हमारे नर्व सिस्टम में जाके वो क्या करता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं, बेसिकली जब हमारा माइंड बहुत अंदर से थक रहा होता है ना, तो एक तरीके का कंपोनेंट रिलीज करता है एडोलिसिन, एडोलिसिन करके वो होता है केमिकल। वो क्या करता है, वो हमारे रिसेप्टर्स में जाके हमारे नर्वस सिस्टम को बताता है कि हम थके हुए हैं, और फिर हमें क्या नींद आती है। बट कॉफ़ी क्या करता है, कॉफ़ी उन रिसेप्टर्स पे जाके चिपक जाएगा, कैफीन कैफीन उस पर चिपक जाएगा, कैफीन उन रिसेप्टर से जाके कनेक्ट हो जाता है। अगर कैफीन उससे कनेक्टेड है तो क्या होगा, जो एडोसिन जो कंपोनेंट जनरेट हो रहा है हमारे ब्रेन के द्वारा कि हमें नींद आए और हम सोने जाए, रेस्ट करने जाए, तो वो क्या है, वो कंपोनेंट हमारे नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच पाएगा। जब हमारे न्यूरोमेटिक नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता तो क्या होता है, हमें लगता है नींद नहीं आ रही। एक्चुअल में क्या है, हमारे बॉडी को बहुत नीड है इस समय नींद की, बट कैफीन हमें बेवकूफ़ बना रही होती है, कॉफ़ी हमें बेवकूफ़ बना रही होती है कि अब हमें नींद की आवश्यकता नहीं है। हमें नींद की आवश्यकता है, अब क्या होगा, बॉडी की नीड्स बढ़ेगी, बॉडी को नींद रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए, बॉडी को सोना है, बिना सोए तो कोई जिंदा भी नहीं रह पाएगा। कोई व्यक्ति जो 1 हफ्ता 2 हफ्ता बिना सोए जिंदा रह सके, बहुत मुश्किल है। और जब बॉडी को रेस्ट पूरा नहीं हो रहा, जब कैफीन उस बॉडी को बार बार जगाई जा रही है, उसको सोने नहीं दे रही, तो बॉडी क्या करना, नर्वस सिस्टम क्या करेगा, अपने रिसेप्टर्स को बढ़ाएगा, अपने रिसेप्टर्स को रिसीव किए। अगर 3 रिसेप्टर्स है, 3 रिसेप्टर्स पे आके कैफीन लग गई है, कैफीन उसमें एडोसिन को आने नहीं दे रही, तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या होगा, 3 की जगह 5 कर देगा, 2 रिसेप्टर्स और इंक्रीज करेगा। अब उन 2 रिसेप्टर्स पे जैसे हमें नींद आने लग जाएगी तो हम क्या करेंगे, दोबारा 1 कप और कॉफी पी लेंगे, तो क्या होगा, उन दोनों पे आके भी कैफीन चिपक जाएगी, जैसे एडोसिन जो कंपोनेंट होगा वो उस पर भी नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से जो कैफीन है वो हमें बेवकूफ़ बनाती है। जो चाय और हमारी कॉफ़ी है, हमें ऐसा लगता है कि पीने के बाद एनर्जी आ रही है, कई लोगों को तो प्रेशर चाय के बिना बनता नहीं है ना, सुबह की चाय नहीं जाएगी तो पेट का प्रेशर नहीं बनेगा। कई लोगों को तो ऐसा मिसकॉन्सेप्शन होता है, क्योंकि ये हमें बेवकूफ़ बनाने का सिस्टम है। कैफीन निकोटीन ही हमें बेवकूफ़ बनाता है, इसी तरीके से हमारा न्यूरोटिक सिस्टम पे सीधा आके उस पर अटैक करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि इससे हमें एनर्जी मिल रही है, इससे मुझे हेल्प मिलेगी पढ़ाई में, तो उससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। आपका ब्रेन सोचिए बहुत थका हुआ है, बट आप उसको बस फील नहीं कर रहे हो। और जब आप फील करोगे, जब वो एक कैफीन का हटेगा, जब आप सोने के लिए जाओगे, तो जितनी आपने मेहनत करी होगी, जितना आपने मेंटल लेवल में मेहनत करके कुछ पढ़ाई की होगी, कुछ गेन किया होगा, वो सब जीरो हो जाएगा, वो सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड इतना थका हुआ था कि वो सोते ही सब चीज़ रिलीज कर देगा। इसलिए नींद आना ये एक नेचुरल सिस्टम है ना, हमारे बॉडी का ये नेचुरल सिस्टम है पूरा। हमारा बॉडी आप देखिए पूरा नेचुरली ना अपने आप एक ऐसी मशीन है जो खुद ब खुद एकदम परफेक्ट वे में काम करती है। अगर हम इसे छेड़खानी करेंगे तो ही हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और हम छेड़खानी नहीं करेंगे, हर चीज़ अपनी सिस्टमेटिक वे से चल रहा है। हमें कभी कोशिश करनी, हमें कभी ये याद रखना पड़ता है, तो कोई रिमाइंडर लगाना पड़ता है कि मुझे सांस लेनी है, ऐसा कोई रिमाइंडर नहीं लगाना पड़ता ना, हमें ऑटोमेटिक सांस चल रही है। या हमें कुछ खाना खाने के बाद ऐसा कुछ करना पड़ता है, ऐसा कोई बटन दबाना पड़ता है, या ऐसा कोई योग अभ्यास कंपलसरी है जिसको करने के बाद ही आपको खाना पचना स्टार्ट होगा? नहीं है ना, खाना पचेगा अंदर जाते ही, खाना पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारे बॉडी का। हमारे ऐसा यंत्र बनाया है ये कि कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। हमारे साइंटिस्ट ऐसी कोई मशीन बना सकते हैं जो 2 मशीन मिलकर तीसरी मशीन बना दे, प्रोड्यूस कर दे? नहीं, हमारी बॉडी इतनी ताकतवर है, कुछ सोचिए, ये दूसरी बॉडी जनरेट कर सकती है। हमारे सीमन में इतनी पावर है, कुछ सोचिए लोग कितना सीमन अपना वेस्ट करते हैं आज की यूथ में। हमारा सीमन इतना पावरफुल है कि एक ह्यूमन बॉडी क्रिएट कर सकता है। तो हमारी बॉडी भगवान द्वारा बनाई गई एकदम परफेक्ट है। ऐसा नहीं कि लोग सोचे कि भगवान ने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। एक बार एक स्टोरी थी, जोक था, मतलब उसमें था कि एक व्यक्ति होता है, वो देखता है कि ना पेड़ पे सेब लटके हुए हैं और जो तरबूज है वो बेल पे है। तो भगवान की तो क्रिएशन बड़ी अजीब है, इतना बड़ा फल है तो उसको पतली सी बेल पे लगा दिया, इतना छोटा सा फल है तो उसको इतने मजबूत पेड़ पे लगा दिया। तो ऐसे वो पेड़ पे जाके बैठता है तो उसको सर पे आके एक सेब गिरता है, तब उसको खिलाती है, भगवान ने बहुत बढ़िया किया। अगर इस सेब की जगह तरबूज होता तो भगवान की क्रिएशन में, भगवान के काम में कुछ भी कमी नहीं है। पूर्णादा पूर्णा पूर्णम पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णादाय पूर्ण एवाविशिष्यते। ये ईशोपनिषद का एक पहला ईश मंत्र है। इसमें कह रहे हैं
कि पूर्णा अदा पूर्णा पूर्णम इदम उच्यते, मतलब भगवान क्या है, भगवान कंप्लीट है। भगवान जो क्रिएट कर रहे हैं वो भी कंप्लीट है, भगवान में से कोई चीज़ निकल रही है तो वो भी कंप्लीट है। भगवान ऐसे कंप्लीट है कि उनमें से कंप्लीट को निकाल दिया जाए तो वो भी चीज़ कंप्लीट है और भगवान भी कंप्लीट है। भगवान अगर किसी चीज़ को बना रहे हैं तो वो क्या है, वो कंप्लीट है, उसमें कुछ दोबारा एडिट करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब इंसान ने स्पेस में जाने के प्रयास करना स्टार्ट किए थे, फर्स्ट टाइम पे तो नहीं गया था ना, बहुत टाइम किए उसने, बहुत पहले टेस्टिंग करी, बहुत सारा रिसर्च करी, है ना। एक स्पेसशिप बनाई, वो क्रैश हुई, दूसरी स्पेसशिप बनाई। भगवान के सिस्टम में ऐसा नहीं हुआ था कि ना, भगवान को पहले एक ह्यूमन बॉडी बनाई, उसको छोड़ा, उसमें कुछ गलती आ गई तो उसको फिर वापस लिया, फिर उसको कुछ एडिट करके भेजा, ऐसा नहीं हुआ। भगवान का सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम है, सिंगल अटैम्प्ट में। तो हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी पूरी तरीके से कंप्लीट है हर चीज़ से लड़ने के लिए, हर चीज़ से लड़ने के लिए कंप्लीट है। बट हमने क्या, बॉडी के संग अगर छेड़खानी करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, तभी हमारे को क्या डॉक्टर की नीड पड़ेगी। अब जैसे हमने लास्ट क्लास में चर्चा करी थी ना, एड्स बीमारी, HIV एड्स से वो कैसे आया, वो चिंपैंजी से हमारे अंदर आया। कि वो व्यक्ति अपनी लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने एक जानवर के संग अपना फिजिकल रिलेशन बनाया तो जानवर की वो बीमारी उसके अंदर आ गई। हमारा शरीर तो नहीं बना ना एड्स से लड़ने के लिए, HIV से लड़ने, तब स्टिल हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अब कोविड जैसी बीमारी है, कोविड जैसी बीमारी बिना दवाई के भी ठीक हो सकती थी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसा इम्यून सिस्टम, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, जिन्होंने छेड़खानी नहीं करी अपनी बॉडी के संग इतनी, वो बहुत, जैसे कई लोग हैं वो अभी भी ना एलोपैथी दवाइयाँ नहीं लेते, वो कुछ भी दिक्कत, कोई भी बीमारी आती है तो वो क्या है, उसको नेचुरली ठीक होने के लिए टाइम देते हैं। पर्सनली मैं भी एलोपैथी इतनी जल्दी नहीं लेता, कोई भी अगर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, बॉडली प्रॉब्लम, तो मैं कुछ समय देता हूँ उसको ठीक हो जाए, कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर ऑलरेडी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कई सारी चीज़ों को ठीक कर सकता है। अब जैसे कैफीन हो गई, निकोटीन है, चाय कॉफ़ी है, जो हमारी डेली रूटीन का, डेली डाइट का एक बड़ा अच्छा हिस्सा बन गई है ना। और उसके अलावा अल्कोहल है, वो भी अब रूटीन वाइज हमारे कल्चर में बहुत आ गई है, हर चीज़ में हमें अल्कोहल चाहिए। शादी हो रही है तो पीना है भैया, पार्टी हो रही है दोस्त की, पीना है। कोई किसी का कोई एग्ज़ाम निकल गया, कोई अच्छा नंबर लेके पास आ गया तो उसकी पार्टी में दोस्त, ये लोग मांगते हैं ना। ये धीरे धीरे कल्चर में ये चीज़ें आ रही है, हमारी थी नहीं तभी तो। अल्कोहल का सेवन या अल्कोहल का कंजम्पशन करने के बाद व्यक्ति नहीं रहता। हमने देखा है कितनी सारी फैमिलीज बर्बाद हो जाती है सिर्फ अल्कोहल की वजह से। मैं जब ये केस स्टडीज़ कर रहा था, इसको लेके मैं रिसर्च कर रहा था इंटॉक्सिकेशन को लेके, बेसिकली हमारे इंडिया में, तो कितने ही ऐसे केस मिले जिसमें घर में एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, वो भी पैसे कहाँ खर्च कर रहा है, शराब पे। आपने खुद ही अपनी पर्सनल लाइफ में देखा होगा, अपने घर में देखा होगा, या अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा कि शराब पी के किसका घर बसा है, किसी का बसा है, आपने देखा है शराब पी के किसी का घर बसते हैं। मैंने अब तक शराब पी के घर तबाह होते ही देखा, या अपने नेबर में देख लो या टीवी पे देख लो, आपको शराब पी के किसी का घर बसता हुआ नहीं दिखेगा। शराब पी के लोगों के घर ही तबाह हो रहा है। सोचिए, घर में खाने के लिए पैसा नहीं है पर व्यक्ति शराब पी के आ रहा है, कुछ उसको पता नहीं है कि घर में खाना बच्चे खाएंगे क्या, अपनी बीवी को क्या खिलाएगा, जो बाल बच्चे करें उनको क्या खिलाएगा, पर उसको शराब जरूर पी के आनी है। तब जाके औरतों को भी क्या जॉब काम करने पड़े, छोटे छोटे बच्चों को काम करने पड़ते हैं। अब देखते ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी सी उम्र में काम कर रहे हैं, है ना। कोई जूते ठीक कॉबलर का काम कर रहा है, कोई कुछ बेचने का काम कर रहा है ना। क्योंकि उनके जो मेल रिस्पॉन्डेंट्स है घर के, वो लोग क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा पाए नशा करने की वजह से। बेसिकली मेजॉरिटी में इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस का मेन कारण नशा है। कितने लोग मानते हैं, सच है ना। कितना मेन कारण क्या है हमारे इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस का, नशा, शराब पीना। इसके मैंने कई केस स्टडीज भी देखे थे। हमारे इंडिया में अराउंड 38%, कुछ सालों में 38% इंक्रीज हो गया अल्कोहल का कंजप्शन। हमारे जो इंडिया में 10 साल से लेके 75 साल तक की उम्र के जो आदमी लोग हैं, उनमें उनकी जो पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा, मतलब 33% नशा करते ही करते हैं। हर किसी को नशा चाहिए। Every year 15 to 20% of the suicide case in the country are directly related to alcohol related problems. हम लोग स्ट्रेस रिलीज करने के लिए शराब का सहारा ले रहे हैं, पर हमारे देश में सुसाइड के 20% केस, 15 से 20% केस किसकी वजह से आ रहे हैं, सिर्फ अल्कोहल की वजह से ही आ रहे हैं, सिर्फ अल्कोहल की वजह से ही आ रहे हैं। इन 2021 अल्कोहल कॉज्ड 62,000 एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट। सोचिए पिछले 2021 में 62,000 एक्सीडेंट्स हुए, कितने लोग मरे होंगे इन एक्सीडेंट्स में, कितना का नुकसान हुआ, और सिर्फ शराब पी के गाड़ी चलाने में। एज पर NCRB, अल्कोहल इज द मेन रीजन in 75% to 80% सेक्सुअल वायलेंस, रेप केसेस में, और जो सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं बच्चों के अगेंस्ट या बड़ों के अगेंस्ट,
तो उसमें 75 से 80% केसेस में अल्कोहल मेन रीजन है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। In 2021, 19% of males 15 children were consuming alcohol. 15 साल की उम्र के 19% लड़के 2021 में शराब पी रहे थे। सोचिए, मतलब 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं अकेले 2021 जो 2021 ईयर था उसमें 19% जो हमारी पॉपुलेशन का 15 साल के बच्चों की पॉपुलेशन का 19% अल्कोहल कंज्यूम करता है। बट ना सरकार इसको रोकने के लिए अब क्या करेगी भैया? सरकार रोकना भी नहीं चाहेगी इसको। क्यों नहीं रोकना चाहेगी? सरकार है एक बहुत बड़ा रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है ना। लॉकडाउन में पहली चीज क्या खुली थी? मंदिर, ठेके जब खुले थे तो सारी लॉकडाउन के जितने भी रूल्स रेगुलेशन थे सबकी धज्जियां उड़ गई थी। देखी थी ना आपने, कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। तो मैं जब इस पे आया था ना तो मैंने यूट्यूब पे देखा था, एक बड़ी एजेड आंटी की वीडियो थी, वो लाइन में लगी हुई है। और वो ये जब रिपोर्टर उनसे पूछ रहा है आप क्या करने आए हो लाइन में, तो कह रही देखो सैनिटाइजर तो हाथ साफ हो गए, अब अंदर भी तो अल्कोहल डालना है। अंदर कैसे सैनिटाइज करेंगे? और खुद सोचिए, सीनियर सिटीजन का भी एजेड आंटी है और वो क्या कर रही है, वो शराब उसके ठेके की लाइन में लगी हुई है। और कितना ही रेवेन्यू से जनरेट हुआ। मैंने कहा था ना 2019-20 मतलब उस एक साल में 1,75,000 करोड़ का रेवेन्यू, कई हजार 30,000 करोड़ करीब उत्तर प्रदेश सरकार ने कमाए थे, कुछ 17-18,000 करोड़ महाराष्ट्र में आए थे। ऐसे करके सरकारों ने खूब पैसा कमाया। कुछ हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स में बैन है शराब? गुजरात में, बिहार में और शायद मेरे ख्याल से लक्षद्वीप में भी बैन है। यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप में भी बैन है। बिहार में शराब नहीं मिलती। जब शराब बैन नहीं हुई थी तो ठेकों में मिलती थी। आज शराब बैन है तो हर चाय के स्टॉल पर भी मिलती है। और जाएंगे चाय वाले से, वहां भी आपको कहीं ना कहीं शराब मिल जाएगी। लोग नहीं छोड़ सकते। सरकारों को भी इतना रेवेन्यू इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, मीट इंडस्ट्रीज से या फिर इससे अल्कोहल की इंडस्ट्री से। सरकार का इतना रेवेन्यू जुड़ा हुआ है कि सरकार भी एक बार सोचेगी इस चीज़ को पूरी तरीके से कम्प्लीटली बैन करने के लिए ना। लोग तो टैक्स देते नहीं है, शराब के बहाने कितना टैक्स जनरेट हो जाता है। एक रिक्शा वाला ना अपनी फैमिली पे इतना खर्चा नहीं करेगा जितना वो नशा पे कर देगा। वो टैक्स नहीं देगा वैसे, वो नशा करने के लिए कितना भी टैक्स दे दे। तो शायद मेरे ख्याल से 51% उसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है ना। कोई अगर अल्कोहल की शॉप खोलता है तो शायद 51% उसमें गवर्नमेंट के पास जाता है। अल्कोहल प्लेज ए रोल इन 40% ऑफ ऑल वायलेंट क्राइम्स। अल्कोहल ने अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में 40% अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वायलेंट क्राइम्स में। वायलेंट क्राइम्स कौन से? 37% रेप केसेस में अल्कोहल मेन रीजन है। 15% रॉबरीज में, 28% एग्रीगेटेड असॉल्ट्स में, किसी को जान से मारने में, 25% सिंपल नॉर्मल लड़ाइयों में, शराबी आपस में लड़ जाते हैं। तो अल्कोहल इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे समाज के लिए। अब आपको लग रहा है कि अल्कोहल पीना थोड़ा तो बेनिफिशियल है, कोई एक बेनिफिट बताइए। अब शर्म मत करिए, देखिए आप कुछ बोलेंगे तभी तो आप उस चीज़ को सुधार पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे, है ना। खांसी ठीक हो जाती है। मैंने तो आज तक खांसी के लिए तो एटलीस्ट मैंने नहीं पिया अल्कोहल। मैंने कभी खांसी का रीजन देके मैंने तो अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया। आपने? मेरे को तो इस चीज एटलीस्ट रीजन के लिए तो नहीं पिलाया गया, तो ये तो कोई रीजन नहीं हो सकता किसी खांसी के लिए अल्कोहल कंज्यूम करना। इवन हमारे आयुर्वेद में इन चीज़ को अगर अलाउ किया गया तो बहुत रेयर टू रेयर किसी बीमारी में अलाउ किया गया, वो भी प्लांट बेस्ड। बेसिकली जो पहले के टाइम पे जो नशा किया जाता था वो सारी प्लांट बेस्ड ड्रिंक्स होती थी, है चावल से, शहद से, गुड़ से, इन सब चीज़ों से बनाई गई ड्रिंक्स होती थी। बट आज जो अल्कोहल है, अल्कोहल में आपको लगता है आप फ्रूट का कुछ डालेंगे? वो सारा केमिकल से बना होता है, पता नहीं कौन कौन से केमिकल है उसके अंदर, सारे केमिकल्स की ड्रिंक्स है वो। उसे खांसी तो ठीक हो जाएगी पर आपके अंदर का कुछ और ख़राब हो जाएगा। बहुत टाइप की उसमें केमिकल्स ही। आज तो मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी शराब मार्केट में बिक्री होगी देसी, अगर कोई पुरानी शराब को छोड़ के, कि जिसमें आपको सारा एकदम नेचुरल बेनिफिट, नेचुरल सब्सटेंसेस मिले। किसी में नहीं, सारे केमिकल्स हैं, सब चीज़ केमिकल से बनाई जाएगी। प्रभु उस पे लिखा भी होता है, मतलब जो लेते हैं ना तो उस पे लिखा होता है इट कंटेन्स आर्टिफिशियल केमिकल्स, जो भी बकाड़ी पीते हैं लेमन, कई सारे फ्लेवर्स आते हैं। बकाड़ी है, बीजर है, इस पे लिखा होता है कि इन फ्लेवर्स लिखा होता है, लेमन, स्ट्रॉबेरी, है ना, पाइनएप्पल, मैंगो, इन सब फ्लेवर तो लिखा होता है, इसमें कोई फ्रूट नहीं डाला होता।
और कोई रीज़न आपको लगता है कि हाँ ये रीज़न है एटलीस्ट इस चीज़ के लिए मुझे अल्कोहल कंज्यूम करना चाहिए? किसी को लगता है? देखिए ऐसा नहीं मैं सबके सामने आप बेइज्जत हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई अगर आपको पॉइंट लगता है आप शेयर कर सकते हो, सबके बेनिफिट के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए आप शेयर कर सकते हो। बताइए कोई एक ऐसा पॉइंट आपको लगता है कि हाँ अल्कोहल इस चीज़ में तो हेल्प करेगी, चाय इस चीज़ में हेल्प करेगी, या कॉफ़ी इस चीज़ में हेल्प करेगी। चाय कॉफ़ी के कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्यों? लद्दाख में रहते हैं ना, फौजी लोग जो रहते हैं तो वहाँ बहुत ठंड होती है, ठंड से बचने के लिए उनको वहाँ रिकमेंड किया जाता है, हाँ, ठंड recommend ठंड करते हैं। ठंड के टाइम में उनको रिकमेंड किया जाता है। और चाय कॉफ़ी में भी ना इतना नुकसान क्यों नहीं होता कि चाय कॉफ़ी प्लांट बेस्ड है ना, वो केमिकल बेस्ड नहीं है, वो एक प्लांट बेस्ड इंटॉक्सिक ड्रिंक है। पर स्टिल हमें उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम में से कोई भी सियाचिन की ग्लेशियर पे तो ड्यूटी नहीं है कि कल मेरी ड्यूटी है सियाचिन की ग्लेशियर पे है, या फिर मुझे एलओसी पे खड़ा होना है या एलएसी पे खड़ा होना है, वही है। हमारी तो अभी स्थिति ऐसी नहीं है ना, क्योंकि रेयर टू रेयर सिचुएशन में तो नॉनवेज खाना भी अलाउ है ना। कई सारे फौजियों को ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि अपने ही साथी का उन्हें मांस खाना पड़ जाता है, बर्फ के ऐसे उसमें फंस जाते हैं लोग। तो वो तो बहुत रेयर सिचुएशन हो गई कि आपको हाँ उस समय आपको पीनी पड़ रही है, इसका सेवन करना है, खाना पड़ रहा है। बट करंट हमारी करंट जो फ्लो करंट सिचुएशन है, सिनेरियो है, उसमें आपको लगता है कि हाँ चाय कॉफ़ी है इस नशे का मैं हाँ यूज़ कर सकता हूँ। बताइए कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति। शराबियों के पास बहुत रीज़न होते हैं पीने के उनके पास रीज़न ख़त्म नहीं होते। शराबी पीने वाला व्यक्ति है, उसके पास बहुत रीज़न होंगे। आई अब यहाँ पे तो कोई एडिक्टिव नहीं है ना, ऐसा कोई जो उसको लगता है मेरे को बहुत एडिक्शन है। चाय कॉफ़ी का तो होगा, है ना, चाय कॉफ़ी का एडिक्शन तो होगा, तो नेचुरल होगा ना। क्या बोले तो उसका, हमारी नेशनल ड्रिंक बन गई है चाय टी नेशनल ड्रिंक इंडियन की। चाय भरी से भरी गर्मी हो ठंड हो, चाय ज़रूर पीनी है। देखिए इन सब चीज़ के ना सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल है। आपने कभी इस्कॉन की चाय पी है? इस्कॉन में भी एक चाय बनती है, हमारे बेस के डिवोटीज ने पी होगी, जो बेस में रहते हैं, हमने कई बार यहाँ पे बनाई है। आप लोगों को भी कभी किसी संडे हम लोग बना के पिलाएंगे। उसमें कोई टॉक्सिक चीज़ नहीं होती, बिल्कुल हर्बल। पता है किस चीज़ से बनती है वो? 3 आइटम यूज़ होती है उसमें, दूध, चीनी और धनिया, बस साबुत धनिया, बस ये 3 आइटम यूज़ होती है। और ऐसी वो कॉफ़ी बनेगी कि आप उसका कंपेरिजन नॉर्मल से नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको पीने में, आप ये भी नहीं बोलोगे कि उससे अलग है, उससे ज़्यादा टेस्टी आपको लगेगी, पूरी कैरेबिलिटी होती है। हम कभी यहाँ बना के बनाएंगे। मैं जब पहले पिया था ना बेसिकली कॉफी, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तो क्लास में हमें मना किया जाता है कॉफी मत पियो, कॉफी मत पियो, लेकिन सुबह यहाँ पे कॉफी क्यों पिला रहा है? मैं सोच मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो बाद में मैं तो मुझे को पूछा कि ये कैसे बनता है, तो बाद में देखा कि धनिया है। उसमें कुछ नहीं है, पैन में साबुत धनिया डालना है, वो हल्का सा जैसे ही भुनेगा, स्मेल आ जाएगी आपको उसकी भुनने की, उसके अंदर चीनी डाल दी सूखे पैन में, तो चीनी क्या होगी, चीनी कैरेमलाइज हो जाएगी। चीनी कैरेमलाइज हो जाएगी, जैसे चीनी कैरेमलाइज हो जाएगी उसमें दूध डाल दीजिए, उसको उबाल दीजिए और उसको छान दीजिए। अब देखिए इससे बेस्ट चाय कॉफ़ी का आपको टेस्ट और कहीं नहीं, और जाके ट्राई करिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे बनेगा वो? पैन लीजिए, साबुत धनिया डालिए, गरम करिए उसको, साबुत धनिया हल्का सा भुनेगा, स्मेल आएगी आपको, तब उसके अंदर चीनी डालिए। ठीक है, चीनी डायरेक्ट डालनी है बिना पानी के, पानी बिल्कुल नहीं डालना इसमें। चीनी डाल लीजिए, 2 चम्मच चीनी, 3 चम्मच चीनी। चीनी क्या होगी, चीनी पिघल के कैरेमलाइज हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। जैसे ही वो ब्राउन हो जाए, पूरी उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में आ जाए, तो उसमें दूध डालिए, दूध डाल के उसमें उबाल दीजिए उसको, रखिए। हाँ साबुत धनिया, जो सूखा धनिया, साबुत धनिया होता है, पानी नहीं डालना। बिल्कुल पानी नहीं। अब उसमें अपनी तरह से कोई मसाला जैसे तो वो डालना चाहते हैं, इलायची डालना चाहते हैं, सौंफ डालना चाहते हैं, वो आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के लिए, मतलब और कुछ डालने की आवश्यकता नहीं। पानी तो बिल्कुल भी, सिर्फ 3 आइटम, दूध, धनिया और चीनी। अब धनिया की जगह सौंफ भी यूज़ कर सकते हैं, सौंफ की भी अच्छी, इलायची यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कैरेमल टी। अगर कोई डायबिटिक है तो डायबिटिक है तो वो तो कैरेमल यूज़ नहीं कर सकता, उसके लिए शायद कुछ और गुड़ यूज़ होता है। गुड़ में मेरे ख्याल से चीनी के मुकाबले ज़्यादा वो होता है, चीनी तो बहुत केमिकलाइज हो जाती है ना, चीनी बहुत केमिकलाइज हो जाती है, तो बेसिकली हम तो चीनी यूज़ नहीं करते हैं, हम वो यूज़ करते हैं जो उसका नेचुरल फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो पाउडर टाइप का होता है, खांड यूज़ करते हैं। खांड चीनी के कंपेरिजन में कम होती है, खांड बोलते हैं उसको। तो इसका भी कुछ ना कुछ वो होगा जरूर ना, इसका सब्स्टिट्यूट जरूर होगा। एक बार एक डिवोटी ने महाराज को बुलाई थी, जय बता रहे थे। तो हमारे
मैं तो इस कॉल में यही पी जाती हूँ देखिए। और इसका मुझे नहीं लगता कोई चाय कॉफ़ी इसको कंपेयर कर सकते, इससे किसी को कंपेयर कर सकते। आप लोग ट्राई करिएगा आज, क्योंकि हम भी आपको यहाँ पिलाएंगे। गर्मी आएगी तो आपको कोल्ड कॉफ़ी पिलाएंगे। सेम कॉफ़ी है, सेम कॉफ़ी बनने के बाद उसको ठंडा करके उसके अंदर बर्फ़ डाल के मिक्सी में चला दीजिए और कोल्ड कॉफ़ी बन जाएगी। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि और कहीं पे भी चाय कॉफ़ी का नशा है ऐसा कि मेरे पढ़ाई में बड़ा हेल्प कर रहा है, या फिर ऐसा अल्कोहल का कोई कंजप्शन है जो मेरा हेल्प कर रहा है, लगता है आप लोगों को? ठीक है, किसी को नहीं लगता? सबको को आज से चाय कॉफ़ी छोड़नी है? हाँ, कितने लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं? एक बार दोबारा हाथ खड़ा करिए। 1 2 3 4 5 6। आज के बाद कितने लोग पियेंगे? स्टिल पियेंगे? छोड़ेंगे? अभी हमारे पास एक रीज़न है। क्या रीज़न है? कि इससे कोई बेनिफिट नहीं है। फर्स्ट हम कुछ ऐसा कर रहे हैं उसमें हम, जैसे आप कहीं पे समय दे रहे हैं, है ना, अपना इनपुट दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ आउटपुट भी निकलना चाहिए ना। फिर चाय की जगह पे क्या कीती है? अरे अभी तो 2 बार ऐसे ही बता दिया आपको। मैं पर ऐसे भी लिख के भेज दूँ। जो आप कहे वो बना के दियो। जाए तो वो भी कॉफ़ी ना, बट वो उसमें कैफीन नहीं है, कोई निकोटीन नहीं है, कोई इंटॉक्सिक नहीं है, वो आपके आगे दिमाग को जाके इफेक्ट नहीं करेगी। उसमें पता नहीं चलता ये कॉफी पिया जा रहा है। खुद से बनाना पड़ेगा यार। अच्छा, मेन दिक्कत है खुद से बनाना पड़ेगा। मेन दिक्कत ये है। ये बनाएंगे तो तो नहीं बनाएंगे। आप इस हर्बल टी का डब्बा आता है, उसमें कई सारे हर्बल्स मिक्स होते हैं, पाउडर होता है, उसको आप दूध में डाल के उसको घोल के ही पी सकते हैं। एक चिकोरी आती है, चिकोरी बेसिकली फूलों से बनती है, फूलों की पत्तियों से बनती है। उसकी 1 ड्रॉप आप दूध में डालिए, 1 या 2 ड्रॉप दूध में डाल के उसको मिलाइए, वो कॉफ़ी से भी बहुत बढ़िया बनेगी। इतना तो करिए एटलीस्ट ना। अब आप सोचिए बाहर आपको धनी की कॉफ़ी का चाय का स्टॉल मिलने वाला है तो नहीं है। यहाँ पे लोग देखा ना, यहाँ पे दुकानों के नाम ही है चाय सुट्टा, है ना, बड़े बड़े बोर्ड में लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक नई दुकान खुली है इसी मार्केट में, चाय सट्टा की नई दुकान खुली है। ऐसे तो यहाँ पे लोगों का बिजनेस चल रहा है, आपको धनी की चाय थोड़ी आप कोई ना धनिया की पिलाएंगे। चाय लिख दे तो कोई पिएगा भी नहीं। हाँ हाँ, अगर कोई लिख दे कि धनिया की हाँ, चाय कोई नहीं हमारे यहाँ पिएगा। तो कोई पिएगा लिटरली नहीं। जब मैंने फर्स्ट टाइम किसी को ऑफर करी है चाय बोल के, और ये बोला कि धनी की चाय है, किसी ने हाथ नहीं उठाया, सब डर जाते हैं, नहीं भैया नहीं। तो मैं तो उसको धनी की चाय नहीं बोलता, मैं तो कैरेमल टी बोलता। कैरेमल टी सुनने में लगता है हाँ पी सकते हैं, बेसिकली है भी कैरेमल ना, कैरेमल से बन रही है, कैरेमल टी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप 2 जो धर्म के स्तंभों पे हमने अब तक चर्चा करी है, मीट ईटिंग और नो इंटॉक्सिकेशन, आप लोग इन दोनों स्तंभों को पालन करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे अपनी नींव बनाना स्टार्ट करेंगे। आप में से कोई है जो मांसाहार करता है अभी भी? शर्म मत खाइए, घर से हाथ खड़ा करिए। कोई नहीं, यहाँ पे जो मीट ईटिंग करता है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग मीट ईटिंग नहीं करते, हमें लास्ट क्लास अगर आपने अटेंड नहीं करी है तो आप यूट्यूब पे अटेंड कर सकते हैं, ताकि जो मीट ईटिंग करता है आप उसको बता सकें कि वो मीट ईटिंग करके कितना बड़ा नुकसान कर रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए। मीट ईटिंग हमने बताया था ना, 1 किलो मीट कितने किलो अनाज से बनता है? 7 किलो अनाज से। 7 लोग खा सकते हैं, वहाँ एक व्यक्ति 1 किलो खा रहा है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमने इसको बड़ा वो किया था कि शायद इंडिया में अराउंड 28 मिलियन मैट्रिक टन मीट कंज्यूम होता है, तो सोचिए कितना अनाज है वो उसमें वेस्ट हो रहा है, और कितने लाख लोग भूखमरी से मर जाते हैं हर साल। तो मांस खाने वाला सोचिए 7 लोगों को भूखा रख रहा है तब जाकर मांस खा रहा है। मांस खाना अपने में बहुत बड़ा सिन है, नशा करना अपने में बहुत बड़ा सिन है। नशा करना अपने में बहुत बड़ा सिन क्यों है? क्योंकि ये बॉडी भगवान द्वारा बनाई गई है, भगवान की सेवा के लिए बनाई गई है। अगर हम इसको अपनी यूज़ के लिए करेंगे, अपने यूज़ के लिए करेंगे, इसके संग छेड़खानी करेंगे, इसके मैकेनिज्म के संग, तो हमें क्या होगा? सजा मिलेगी। अब सोचिए आप किसी की गाड़ी या कोई वस्तु उधार पे लेकर आए, उधार पे लाके आपने उसके संग छेड़खानी कर दी, है ना, कार उधार पे लेके आए और क्या किया? उसका इंजन बेच दिया। पेट्रोल गाड़ी थी, उसमें डीजल डलवा दिया, है, तो क्या होगा? ओनर जो उसको गाड़ी का, वो आपके ऊपर कर सकता है ना केस, आपके ऊपर एक्शन ले सकता है ना। इस तरीके से ये बॉडी हमें से उधार पे मिली है, कितना उधार है? मरने तक के लिए, है ना। हमें कैसे बॉडी, हमें समय कब तक आना है? मरने तक समय काटना है ना। तो अगर इस बॉडी के साथ कुछ भी छेड़खानी करेंगे तो नेचर इसका रिएक्शन हमें देगी। ये नेचर द्वारा मिली है, भगवान द्वारा प्राप्त हुई है, तो इसका रिएक्शन हमें लगेगा और हम बॉडी के साथ कुछ भी छेड़खानी करेंगे, बॉडी को कुछ भी नुकसान पहुँचाएंगे। भगवान गीता में कह रहे हैं, शायद 9th या 10th चैप्टर, भगवान 13 चैप्टर में कह रहे हैं कि जो अगर अपने शारीरिक सुख के लिए इस शरीर को नुकसान पहुंचाता है ना, वो राक्षस है। जो लोग फास्टिंग करते हैं सोच के कि पतले हो जाएंगे, डाइटिंग करते हैं और कई चीज़ों के लिए ना शरीर को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, तो भगवान ने उनको राक्षस बताया, जो अपने शारीरिक सुख के लिए शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है।
अगर आप भगवान के सुख के लिए शरीर का यूज कर रहे हैं, कोई तपस्या कर रहे हैं, तो इट इज नॉट ए सिन। बट अगर आप खुद के यूज के लिए, खुद के लिए आप क्या कर रहे हैं, बॉडी के संग छेड़खानी करके बॉडी को बहुत तपस्या, बहुत कष्ट दे रहे हैं, तो क्या है, आप राक्षस की कैटेगरी में आते हो। भगवान के अगेंस्ट जो लोग होते हैं उनको राक्षस बोलते हैं, और उनकी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको सिन तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और किसी का इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको लगता हो? प्रभु जी जैसे आप बता रहे कि दही अपन खा सकते हैं दही, लेकिन दही में अगर अपन देखेंगे तो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, माइक्रोस्कोप में अगर देखो तो मूवमेंट दिखती है, तो वो भी तो फिर हाँ, जैसे कई चीज़ होती है जहाँ पे हम ईस्ट का यूज़ करते हैं, है ना, जैसे मैदे की आइटम कई बनती है, जैसे कुछ मैदे की आइटम बनती है, हम ईस्ट भी यूज़ करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में कई सारी चीज़ों में बैक्टीरिया और कुछ आइटम्स ऐसी जो अलाउ की गई है खाने के लिए, क्योंकि जीवन से जीवन आता है ना। जैसे दही एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें एक बैक्टीरिया उसको, दही को क्रिएट करता है। बट हम देखेंगे, हम सांस लेते टाइम भी बहुत सारे बैक्टीरिया उसको अंदर ले रहे हैं। सांस लेते टाइम भी हम क्या, हम चलते भी क्या कर रहे हैं, हम जब हम बाहर चल रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा, हमारे पैरों के नीचे भी बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। तो इसलिए हमारी जो लाइफ है वो हर कदम पे सिंफुल है। हम कुछ भी अपने बॉडी से या कुछ भी हम कुछ काम कर रहे हैं ना, उसको अगर किसी व्यक्ति को हानि पहुंच रही है तो हमें उसका कर्मा उठाना पड़ेगा, हमें उसका रिएक्शन उठाना पड़ेगा। आप दही खा रहे हैं तो आपको उस बैक्टीरिया का वो उठाना पड़ेगा। अगर आप किसी फल तो नहीं, किसी ऐसे फसल को मार के खा रहे हैं, जैसे वो होती है ना, स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट्स में जो अंकुरित होती है उनको खाया जाता है, उसका भी सिन लगेगा। इसलिए बाकी अनाज का सिन नहीं लगता। बाकी अनाज का सिन इसलिए नहीं लगता क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना, अभी तो पेड़ पौधों को मार के खा रहे हो जो वेजिटेरियन है। हम कोई पेड़ पौधों को मार के नहीं खाते। जब पेड़ पे फल पक जाता है, टूट जाता है, तब हम उसको खाते हैं। फसल जब पूरी पक जाती है गेहूँ की, तो उसमें गेहूँ निकाल के खाते हैं, चावल खाते हैं। और जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे स्प्राउट्स हो गई, कुछ वेजिटेरियन आइटम्स भी है जो अंकुरित हो रही है, हम उसको तब खाते हैं। तो वैसे सिन तो हर चीज़ का लगेगा, अनाज का भी लगेगा हमें, कि भगवान के आइटम है। तो इस केस में क्या है, इसलिए भगवान ने बोला यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते पाप विमुचि। अगर आप अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने इंद्रिय सुख के लिए आप ऐसी किसी चीज़ का भोग करेंगे तो आपको पाप लगेगा ही। इसलिए क्या करना है, आपको भक्त की तरह क्या करना है, हर चीज़ को भगवान को ऑफर करके खाना है। सिर्फ वो दही खाने के बैक्टीरिया का हमें वो नहीं लगने वाला, सिन नहीं लगने वाला। इवन हम अनाज खा रहे हैं या कोई और वेजिटेरियन आइटम भी खा रहे हैं तो उसका भी हमें सिन आएगा ही आएगा। हर चीज़ अपने संग सिन को लेकर ट्रैवल करता है। और क्योंकि कोई किसी न किसी के कर्म के द्वारा वो बना है, किसी न किसी के कर्म के द्वारा। जैसे कुछ होता है, किसी ने जानवर मार के अपने खेत में डाल दिया, उस मरी हुए जानवर का जो मैन्योर होता है उससे वो खेती हुई, उससे वो अनाज आया, तो वो भी अपने संग सिन कैरी के लिए करके आया। हर एक जब हम सांस ले रहे हैं, सोचिए कितने बैक्टीरिया मर रहे हैं। हम चल रहे हैं, कितनी चींटियां, कितने कीड़े हमारे पैरों दबे के मर जाते हैं। तो ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे, इनको काउंट करते रह जाएंगे, इनसे बचते रह जाएंगे, तो हम तो पागल हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने कृष्णा कॉन्शियस होने की प्रोसेस दिया। अगर आप अपने को भक्ति से जोड़ दोगे, भगवान कह रहे हैं ना, सर्वधर्मान् प्रत्यजे मामे कृष्ण बोला, अहम तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्षयास्मि मा शुचः। भगवान ने अर्जुन को पूरी गारंटी दी है कि तुम मुझे सरेंडर करो, तुम मेरे को मानो, सर्व पापे भ्यो, जितने भी पाप है उनको क्या है, मैं उठाऊंगा। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुमने एक बार सरेंडर कर दिया, एक बार तुम सरेंडर किया, तुम भक्ति के प्रोसेस में भी आ गए, तो जितने भी तुम पे पाप लगने वाले हैं भगवान कह रहे हैं उसको मैं उठाऊंगा। गीता के 18 अध्याय के 66 श्लोक में भगवान ये गारंटी दे रहे हैं, ठोक के कह रहे हैं, तुम करो तो तुम्हारे सारे पाप मैं उठाऊंगा। तो भगवान कह रहे हैं, तो हमें क्या है, इसलिए हमें खाने के आइटम में, इसलिए इस्कॉन में ना वेज खाए जाते हैं ना नॉन वेज खाए जाते हैं, ना हम वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन, हम क्या है, कृष्णाटेरियन। हम जो भी खाते हैं भगवान के मेन्यू के अनुसार उसको क्या करके भगवान को भोग लगा के खाते हैं। हम फूड फॉर लाइफ में जितने 20 लाख 25 लाख कितनी भी प्लेटें डेली बांट रहे हैं, लोगों में खाना फ्री बांट रहे हैं, तो उस खाने को भी हम नॉर्मल खाने की तरह नहीं बांटते। नॉर्मल खाना बांटने में लोग जो भंडारा करते हैं ना, वो भंडारे में क्या होता है, अपने पाप बांटना होता है। बेसिकली जो कई सारे रिचुअल्स में भंडारा करने का कहा जाता है, और कई लोग करते भी है, कोई फेस्टिवल आके भंडारा करते हैं, लोग मजे से भंडारे में खा रहे हैं। बेसिकली भंडारा करने में होता है अपने जो पाप है उनको चैरिटी के थ्रू लोगों में बांट देना। अब वो लोग क्या है, वो आपका पाप उठाएंगे, ऐसे उस पाप की उसको कम करना। पर हमारे उसमें क्या होता है, हम पहले भगवान को भोग लगाते हैं। अब भगवान को भोग लगाने में क्या है, जब कोई भी चीज़ भगवान को ऑफर होती है वो तुरंत हर तरीके के सिन से मुक्त हो जाता है। जो उसका सारा पाप कौन ले लेता है, भगवान ले लेंगे सारा। भगवान को ये गीता में भगवान ने क्लियर बोला, सारा चीज़ मैं ले लूँगा। पत्रम पुष्पम फलम तुरंत यो में भक्ति प्रयाचित, कोई भक्ति से ऑफर करना है। अब आप इस कॉन्शियसनेस से ऑफर कर रहे हो, इसका जैसे कई लोग नॉनवेज ऑफर कर रहे हैं उसको बना के, क्या भगवान इसका पाप ले लेंगे, मैं चिकन खाऊंगा फिर, तो ऐसा भगवान तो पागल थोड़ी है। भगवान ने अपना मेन्यू दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने बताया कि क्या खाना है। तो भगवान कह रहे हैं भक्ति से ऑफर करना इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी ऑफर कर रहे हो उसमें भगवान की भक्ति होनी चाहिए और एक्चुअल भाव भी होना चाहिए कि आपका भाव क्या है उसको ऑफर करने का, आपका भाव क्या है लोगों में बांटने का। तो भगवान उसको देख के उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और उसमें सारा सिन उसमें से ले लेंगे।
तो जो कुछ आइटम्स है, दूध हो गए या फिर कुछ अनाज की या फिर वेजिटेरियंस आइटम है, तो ये इनमें सिंस होता है, ऑब्वियसली हर चीज़ में सिन होता है। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या है, भगवान को ऑफर करने के बाद हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी इससे पहले वाली क्लास में हम चर्चा कर ही रहे थे कि हमें प्रयास करना चाहिए। बाहर हम जैसे एक डॉगी होता है ना, डॉगी चल रहा है, उसको इधर कुछ खाने को मिला तो इस कूड़े के दान में, उधर किसी की डस्टबिन में कुछ मिला तो उस डस्टबिन में चला जाएगा खाने के लिए। ये टेंडेंसी हमें खुद की नहीं बनानी कि हम मार्केट में निकले, एक बर्गर का कॉर्नर आया तो बर्गर खा लिया, मोमोज का कॉर्नर आया तो मोमोज खा लिया, चाय का स्टॉल आया तो चाय पी ली। ये कुत्ते की टेंडेंसी है ना। इंसान का क्या है, एक सही समय होता है खाने का, एक सही परिस्थिति, एक सही जगह होती है खाने की, और एक तरीका होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया भगवान को भूख लगे खाना चाहिए हर चीज़ को, वरना हम जो भी खा रहे हो पाप खाते हैं। चाहे किसी को मार के खा रहे हैं, चाहे बिना मारे किसी को खा रहे हैं, हर चीज़ में पाप है। भगवान के लिए भगवद गीता के 9वें अध्याय के 13 श्लोक में जो भी खा रहे हो बिना ऑफर किए, वो क्या है, वो पाप खा रहे हो, उसका आपको रिएक्शन उठाना पड़ेगा। इसलिए इन सब हम जो भी हम चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हमें क्या, भगवान को पहले ऑफर करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान से पूछना चाहिए, भगवान आपने मेरे को दिया है, मेरी क्या औकात में आपको ऑफर कर रहा हूँ, बट प्लीज़ स्टिल इसको एक्सेप्ट करिए। जैसे क्या होता है कि एक आदमी है अपने घर पे अपने बेटे के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया, कुछ केक लेकर आया उसके खाने के लिए, अच्छा आइटम। तो बेटे ने प्रेम पूर्वक क्या किया, केक का पहला बाइट क्या, पापा को ही खिलाया कि पापा लो आप भी खाओ। अब बाप लाया, बाप को उल्टा खिला रहा है, तो बाप क्या अपना प्राइड दिखाएगा, अबे तू क्या मेरे को खिला रहा है, मैं तेरे को खिलाऊंगा? नहीं, पापा क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो ये भाव हमारा होना चाहिए। हमें देने वाले कौन है, भगवान ही हमें देने वाले हैं, है ना। हम उनको क्या खिला सकते हैं, बट हमारा काम है कि भगवान ने हमें दिया है तो उनको थैंकफुल होके भगवान को हम वो चीज़ ऑफर करिए। भगवान फर्स्ट यू टेक, पहले आप इसको ऑनर करिए, आप इसको माँ के साथ बनाइए, आप इसमें सारे सिन लीजिए, फिर मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। और किसी का कोई क्वेश्चन कीजिए, कोई कॉन्सेप्ट इसको लेके, दोनों पिलर्स को लेके, मीट ईटिंग को लेके और इंटॉक्सिकेशन को लेके। कितने लोग हैं डिटरमाइन है कि आज से चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, इवन चॉकलेट भी नहीं खानी चाहिए, उसमें कोकोआ होती है, वो भी एडिक्टिव होता है बहुत। चॉकलेट तो खाते होंगे सब लोग, है ना। चाय चॉकलेट भी नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट के अंदर भी नशा होता है। आपने कभी डार्क चॉकलेट खाई होगी ना, तो इस चीज़ को फील किया होगा। डार्क चॉकलेट खाने के बाद मिक्सर होता है, क्योंकि उसके अंदर नशा होता है। कभी एडल्ट्स के लिए होती है वो ना, बच्चों को नहीं खिलाई जाती डार्क चॉकलेट होती है। और किसी से कोई दोनों पिलर्स को रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछिए, मीट ईटिंग, मांसाहार, अनियन गार्लिक को लेके, और जो दूसरा पिलर आपने डिस्कस किया तपस्या का, नो इंटॉक्सिकेशन को लेके, जिसमें तपस्या करनी है, इन सब चीज़ों से अलग रहेगी। इनको लेके कोई क्वेश्चन? फिर आप लोग शर्म मत करिए, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है, कुछ आप बोलना चाहते हैं, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। ओनियन गार्लिक जो है अभी तो मैं इनिशियल में मैंने छोड़ दिया खुद से, लेकिन बाहर से मैंने कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ। मतलब ऐसे आपने तो छोड़ा कैसे कंट्रोल होगा? अरे मतलब बाहर जाते तो खा लेते हैं। हाँ, रूम में बनाते थे तो रूम में बनाना बंद कर दिया, माछ मछली सब बंद हो गया है, लेकिन बाहर तो कुछ खाते हैं तो वहाँ पे खाना पड़ जाता है। बाहर आप क्यों खाते हैं? हाँ, ये बाहर आप क्यों खाते अभी हैं? तो पीछे में बन रहा है तो उसको थोड़ी बोल सकते कि मेरे अपने के लिए मत डाल कर। बिल्कुल अब ऐसे पीजी में रहिए, आपको विदाउट अनियन गार्लिक मिल जाए, है ना। वैसे हमारा देश भी एक अपॉर्चुनिटी देता है कि जो लोग विदाउट अनियन गार्लिक खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो हम एज ए मेस फैसिलिटी में उनको प्रसाद प्रोवाइड कराते हैं। अब 2 टाइम 3 टाइम प्रसाद खाना जो आप वहाँ खा रहे हैं, आप यहाँ के भी खा सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, आपको विदाउट अनियन गार्लिक यहाँ मिलेगा। तो बड़ा मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल है ये ना, आप विदाउट अनियन गार्लिक कुछ मिलना। अभी पिछले वीक मैं अपनी सिस्टर की मैरिज में गया था, तो यहाँ से काफ़ी दूर थी मैरिज, तो शादी में 4 दिन के लिए मैं गया था। तो 4 दिन में आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपने स्कॉन की मैगी के पैकेट लेकर गया था और एक कैटल लेकर गया था। 4 दिन मैंने वही विदाउट अनियन गार्लिक की मैगी बनाई है, उसी मैगी को ऑफर करके खाया। बिल्कुल 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 चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। जैसे आप लोगों को मैं पहली वाली क्लास में शेयर करा था ना, तो मैं ऑफिस में था, जॉब कर रहा था, मेरे बर्थडे वाले दिन कैसे सारी पार्टी हो रही है, सब लोग विस्की बियर सब पी रहे हैं। मेरा बर्थडे है, सब विस्की बियर पी रहा है, मैं लिम्का पी रहा हूँ भगवान को भोग लगा के। देखिए, अगर आप डिटरमाइन है तो खुद को भगवान आपकी हेल्प करेंगे, हर सिचुएशन में भगवान आपकी हेल्प करेंगे। चीज है जैसे साग है, हाँ, तो हम उसके लिए लहसुन को वो लगाते हैं तड़का। तो मुझे लगता है कि बिना लहसुन के वो ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगा, तो उसमें लगाना पड़ता है। नहीं मतलब मैंने भी साग खाया है, 5 साल हो गए मुझे अनियन गार्लिक छोड़े हुए। मुझे तो नहीं लगता कि अनियन गार्लिक की नीड होती है। तड़का चाहिए, तब
बिना गार्लिक वाला तड़का मार के देखिए कभी, तड़के में सिर्फ गार्लिक नहीं और भी चीज़ें हो सकती अच्छा है। धीरे धीरे ये छूट जाएगा ना पूरा। बिल्कुल छूट जाएगा। देखिए चाइना के बारे में मैंने कितनी बार आपसे शेयर किया है, चाइना कैसी कंट्री है, उड़ती हुई चीज़ें वहाँ खाने हर चलते चलती चीज़ खाने लायक है। हर जो चीज़ मूविंग है, आप कुछ भी सोच लीजिए, जो चीज़ मूव हो रही है वहाँ पे वो खाई जाती है। हर चीज़, कोई भी जीव जंतु उड़ने वाला हो, तैरने वाला हो, जमीन पे चलने वाला हो, रेंगने वाला हो, हर चीज़ वहाँ पे क्या है, खाने ईटेबल है, उसको खाना है। वो उनके लिए खाना है जो हर मूविंग थिंग है, पर दो पैर वाले इंसान को, इवन वो किसी भी जानवर को नहीं छोड़ा, किसी भी जानवर का कोई अंग नहीं छोड़ा। अब देखेंगे चाइना की जो सी फूड मार्केट है, कभी वहाँ यूट्यूब पे जाके वहाँ पे दर्शन करके आइए, दर्शन करिए, आपको देखने को मिलेगा वहाँ क्या चीज़, जो जानवरों के कैसे कैसे अंगों को वहाँ कैसे कैसे बना के खिलाया जा रहा है, कुत्तों को कैसे मार के खाया जा रहा है, किसी भी जीव जंतु को वहाँ नहीं छोड़ रहे हैं ना। इस तरीके से अगर चाइना जैसी कंट्री में भी इस्कॉन के 10,000 डिवोटीज इनिशिएटेड, जो अनियन गार्लिक क्या भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाते। ऐसी कंट्री में हम भगवत गीता खुलेआम नहीं दे सकते, किसी को इस तरीके से असेंबल नहीं कर सकते, लोगों को गीता पढ़ाने के लिए, गीता सिखाने के लिए कंठी माला नहीं डाल सकते, शिखा नहीं रख सकते, तिलक नहीं लगा सकते। आप धोती कुर्ता, कई देशों में तो धोती कुर्ता के एंट्री ही नहीं है, आप धोती कुर्ता पहन के आ रहे हो एंट्री नहीं है, सिंगापुर में एंट्री नहीं है, दुबई में एंट्री नहीं है भक्तों की, नहीं अलाउड है। हमारे जब डिवोटी जाते हैं उनको पैंट शर्ट पहन के उसमें एंट्री करनी पड़ती है, एयरपोर्ट पर रोक देते हैं, वहाँ पर रोक लिया जाता है। कई कंट्रीज में ऐसा हाल है, चाइना में भी सेम ऐसा हाल है। चाइना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ना, वहाँ पे किसी धर्म को आप नहीं प्रचार कर सकते, किसी धर्म का पालन नहीं कर सकते वहाँ पे। बट ऐसी कंट्री में स्टिल आप देखिए 10,000 इनिशिएटेड डिवोटीज हैं जो अनियन गार्लिक के भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाते। ऐसे देश में भी तो क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए भगवान बेसिकली आपका स्ट्रगल देंगे कि आप स्ट्रगल कितना कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका भगवान आपके पास भी मर्जी दिखाएंगे। अब ना, अब जैसे अपने रूम में खुद ना बना के खाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ऐसी शादी में पार्टी में जाकर जहाँ पे सब लोग खा रहे हैं, वहाँ पे खुद को कंट्रोल करना, मैं नहीं खाऊंगा, ये है भगवान, ये चीज़ देखेंगे आप ऐसे इस तरीके से आपको अपनी अपनी डिटर्मिनेशन दिखानी है। आप देखें भगवान आप पे बिल्कुल मर्सी करेंगे, बिल्कुल आप पे कृपा करेंगे। अब साग है, अब बिना लहसुन के साग में मज़ा नहीं आता। इसका सब्स्टिट्यूट बताया नहीं आपने? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सुना कि बिना लहसुन के, देसी घी ज़्यादा डलता मतलब मैं हमारे मंदिर में बनता है, तड़का कैसे लगाना? हमारे मंदिर में बनता है, कभी जब बनेगा ना मैं उनसे पूछ के आपको बताऊंगा। अदरक और जो मिर्च होती है ना रेड कलर की, उसका सेम जैसे बहुत सारे खड़े मसाले हैं, यू कैन यूज दैट, जैसे बहुत सारे खड़े मसाले से होते हैं हमारे सूखी इंडिया मिर्च होती है ना, कई सारे टाइप के, मतलब नाम याद नहीं है, कुछ फूल जैसे मसाले होते हैं, आप देखेंगे फूल की शेप के होते हैं वो ना, सूखने के बाद उसको मसाले की तरह यूज़ किया जाता है। तो उन मसाले में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा टेस्ट हो, बहुत अच्छा फ्लेवर वो लोग देते हैं। और कभी ऐसे खड़े मसाले उसका तड़का लगा के देखिए, लगता है बहुत फ़र्क पड़ेगा। बट मैंने तो ये कभी ऐसा सुना नहीं, मतलब इवन मेरी मम्मी से भी नहीं सुना। मम्मी कह रही है बिना तड़के उसके नहीं बन पाएगा साग, बनता है साग तो हम तो खाते हैं, मंदिर में बनता है, कभी आपको खिलाएंगे ना। ऐसे खड़े मसाले जो पीसने से पहले होते हैं, है ना? अच्छा, वैसे खड़े। हाँ वैसे मसाले होते हैं, पीसने से पहले होते हैं, नेचुरल होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, और कोई तड़का और कोई चुस्की चाय की? ठीक है, यहाँ पे एंड करें। अपने उस ऑप्शन है कि दूध मतलब पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो जैसे आजकल काफी, जैसे विराट कोहली वो कम्प्लीटली वीगन हो गया है, वो जानवर से निकली कोई भी चीजें नहीं कंज्यूम करता, प्लांट बेस्ड डाइट इवन मिल्क भी नहीं। हाँ, वीगन्स लोग कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करते। हाँ, तो क्या बेटर है, मतलब दूध कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए अगर किसी गाय को बहुत बुरी तरह हालत में रख के दूध से निकाल के लिया जा रहा है तो बहुत सिंपल, यू शुड नॉट कंज्यूम दैट। बट अगर आपके सामने जानने में कोई गौशाला ऐसी है जहाँ पे गायों को बहुत अच्छे से रखा जाता है, वहाँ से दूध आता है, तो यू कैन कंज्यूम। फर्स्ट आपको ऑफरिंग करनी है, भगवान को बोलना है, पर आप कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि गाय की बुरी हालत नहीं है। जैसे मेजॉरिटी में आज भारत में जैसे एक आपने गाँव में सिस्टम देखा है ना कि बछड़ा सामने आता है, गाय तभी दूध देती है ना, तभी दूध देने के लिए रेडी होगी, दूध तभी निकलेगा। फिर आज के टाइम पे क्या सीधा मशीन घुसेड़ी जाती है ना। बछड़ा पैदा होने के बाद उनको गायों को वापस में दिखता भी नहीं है बच्चा कहाँ गया, मर गया या बच्चा रहा उसने बेच दिया, स्लॉटर हाउस में बेच दिया, अलग उसमें डाल दिया उसको, कुछ फर्क नहीं, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सीधा मशीन थन पे लगानी है, डायरेक्ट दूध निकालना है। तो ये बहुत सिंफुल है अगर आप गाय के संग ऐसा कर रहे हैं तो। इसलिए वीगनिज्म में इसलिए दूध को कंज्यूम करने से मना किया जाता है। इसका मेन रीज़न ये है कि जो क्रुएलिटी डेयरी प्रोडक्ट्स में जानवरों के साथ हो रही है, उनका मेन रीज़न ये है। बट अगर आपकी नोन में ऐसी गौशाला है जहाँ पे आपके सामने बहुत शुद्ध तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से गायों का दूध निकलता है,
जैसे हमारा मंदिर है, मंदिर की हमारी गाय गौशाला है, जहाँ पे गाय जितना भी वहाँ पे दूध निकलता है भगवान की सेवा के लिए मंदिर में ही आता है। बेसिकली मंदिर के लिए गौशाला है, और भक्त लोग भी सेवा करते हैं, डिवोटीज लोग ही जाके गायों की सेवा करते हैं। तो ऐसा दूध पीने में तो मेरे को ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली उनका पॉइंट तो क्वालिटी का है ना, प्लांट बेस्ड डाइट का, वीगन बनने का। क्योंकि इस्कॉन से जुड़ने से पहले आई वाज आल्सो वीगन, मैं भी एक वीगन था, क्योंकि पीटर इंडिया से मैं जुड़ा हुआ था पिछले 2 साल से। 2017 एंड 2018 आई कम्प्लीटली एक एक्टिविस्ट था पीटर इंडिया का, बट आफ्टर कमिंग इन इस्कॉन आई बिकम ए वैष्णव इंस्टेड ऑफ वीगन। तो मेन हमारा रीज़न तो दूध का या किसी डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ करने का यही होता है कि जो एनिमल के संग क्वालिटी होगी, बेसिकली तो यही होता है ना। अगर वो क्वालिटी नहीं हो रही तो यू कैन कंज्यूम मिल्क, और अगर आप दूध वैसे कंज्यूम नहीं करना चाहते तो उसके अलावा प्लांट बेस्ड बहुत सारे डेयरीज हैं, बहुत सारा दूध तरीके के दूध बनते हैं। कोकोनट मिल्क बनता है, सोयाबीन मिल्क बनता है, और आलमंड मिल्क बनता है, ओट मिल्क बनता है, कई सारे दूध के और भी कई वो हैं, वो पीने जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने है कि भगवान को भोग लगा, ठीक है। मैं तो इस चीज़ से बहुत बचता हूँ, थैली वाला जो दूध आता है उसको मैं पीने से बहुत बचता हूँ। तो हमारे मंदिर में तो हमें गौशाला से दूध आ जाता है, पर बाहर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे अवॉइड करने का प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बाहर का थैली वाला दूध ना पीऊँ, जिसकी कोई गारंटी नहीं हो कैसे आया, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप कर सकते हैं, जितना हो सके उतना प्रयास करिए। बाकी आपको मुखर्जी नगर में कई जगह पर गौशाला ऐसी, जैसे मुखर्जी नगर में तो गौशाला का मतलब है सुबह गायों को छोड़ो, वो दिन भर कूड़े में चरेंगी, रात को उनको पकड़ के दूध निकालो, अगले दिन फिर छोड़ो। हमने देखा ना कि गायों की हालत कैसी है ना, सबको जला जला के उनके ऊपर टैग किया गया है ना, कि गौशालाओं की हालत ऐसी है। बट स्टिल कुछ मंदिरों में आपको गौशालाएं मिलेंगी जहाँ गायों को बहुत अच्छे से रखा गया है, मुखर्जी नगर में। अब इन दिल्ली में तो वैसे अलाउ भी नहीं है गौशाला रखना, तो कुछ मंदिरों में गायों की सेवा की जाती है और गायों को बहुत अच्छे से रखा जाता है। हमारे कल्चर में गाय एक माता है, हमारे ह्यूमंस की 7 तरह की माताएं होती है, और 7 में से एक माता हमारी गौ माता होती है, ठीक है। तो अब इस तरीके से ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि थैली की जगह ऐसे किसी गौशाला से दूध लेना, यहाँ पे गायों की अच्छे से सेवा हो, वहाँ से आप दूध लेंगे तो उस गौशाला की भी हेल्प होगी, है ना, फाइनेंशियली, ठीक है। ठीक है प्रवी, और कुछ किसी का और कोई क्वेश्चन आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ पूछना ना, जब आपके सामने सिचुएशन आएगी तब आप हार जाओगे। अभी आप पूछोगे तो आपके पास पहले से एक जवाब होगा, पहले से एक क्या होगा, एक प्लान होगा उसकी चीज़ का अगेंस्ट चलने का। तो आपको ऐसा पॉइंट लगता है कि हाँ इस पॉइंट पे मेरे को चाय कॉफ़ी पीनी पड़ जाती है, या इस पॉइंट पे मेरे को नशा करना पड़ जाता है, या मीट खाना पड़ जाता है, अनियन गार्लिक खाना पड़ जाता है, मेरे ख्याल से तो अभी आपके पास कोई रीज़न नहीं होना चाहिए नशा करने का, या फिर ऐसी चीज़ें खाने की पीने की कंज्यूम करने का। आई होप इन द सेंटेंस के बाद ऐसे भी कुछ कैटेगरी के लोग हैं, कितना ही बता तभी भी वो पिएंगे, फिर उनका क्या करना। वो तो मैंने बताया ना आपको, शास्त्रों में भी कैसे पढ़े थे, ऐसे लोग गलती से इंसान की उस पर आ गए हैं तो उनको तो सिर उठाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को रोक नहीं सकते ना, मैंने बताया शराबी के पास तो रीज़न है, शराबी खुद ही रीज़न निकालेगा पीने का ना शराबी तो खुद ही रीज़न निकालेगा। बट स्टिल जैसे हमारे इस्कॉन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो प्रभुपाद ने स्टार्टिंग में किसी को नहीं बोला कि हम नशा छोड़ो, मांस छोड़ो, ये छोड़ो वो छोड़ो, प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला। प्रभुपाद ने क्या कराया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दैट्स इट। प्रभुपाद की क्लास ऐसी होती थी, छोटे से दुकान में प्रभुपाद बैठते थे, सामने बैठे हुए हैं, क्लास चल रही है और वो प्रभुपाद के मुंह पे सिगरेट फूक रहे हैं, लड़का लड़की पीछे बैठ के किस तरह, ऐसी क्लास होती थी। बट वो लोग आते किस लिए थे, क्योंकि प्रभुपाद अपने सामने गुलाब जामुन का जार लेके बैठते थे, उसकी खुशी से। हिप्पीज होते थे सारे, और जब प्रभुपाद कीर्तन करते थे तो उनको कीर्तन में बहुत एंजॉय, बहुत मजा आता था। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स खुद के लाते थे, खुद बजाते थे और खुद गाते थे। मात्र नाम जप करने से उनको खुद नहीं पता चला वो हिप्पीज नशेड़ी क्या है, शुद्ध भक्त बन गए। तो नाम में ताकत है। ऐसे व्यक्ति को क्या है जो बिल्कुल नशा नहीं छोड़ना चाहता, वो चाहता ही नहीं है, आप क्या उसे छुड़ाओगे, उसको दुनिया भर के फैक्ट्स बता दो, इवन वो खुद के घर के फैक्ट्स देख लेगा कि उसके बच्चे कितने परेशान है, पर तभी वो नशा छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो एडिक्ट हो गया ना, पूरे नशे के अंदर लिप्त हो चुका है, उसको पूरी तरीके से नशा लग गया है। तो ऐसे व्यक्ति हो गया भगवान का नाम जप करा, उससे कुछ मत बोलो कि ये छोड़ वो छोड़ ये छोड़ वो छोड़, उसको बोल तू सब कुछ कर और भगवान का नाम जप, भगवान का नाम जप, भगवान का नाम सब कुछ खुद करा, क्योंकि भगवान का नाम है, भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो तारीफ है, दोनों एक ही है। भगवान के नाम पे इतनी ताकत है, इसलिए हम इस्कॉन का मेन हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल बताने से पहले ना हम भक्तों से क्या है माला करा, उसको हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताएंगे कि आप माला करिए, ये सब चीज़ें खुद छूट जाएंगी, आप खुद देखिएगा। ऐसा नहीं कि इस्कॉन में पहले आते ही मेरी हर चीज़ छूट गई, ऐसा नहीं था कि अनियन गार्लिक मैंने आते ही छोड़ दिया, नशा करना छूट गया था मानता हूँ, बट अनियन गार्लिक खाना या चाय कॉफ़ी चॉकलेट ये ऐसे नहीं आते ही छूट गए, क्योंकि ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें है ना, ये तो हमें मुझे तो पता भी नहीं था इसके बारे में,
बट मात्र चैंटिंग करते करते मैंने देखा कुछ महीनों में मुझे पता नहीं चला चाय कॉफी हर चीज छूट गई। मात्र कुछ महीनों में अनियन गार्लिक बिल्कुल हर चीज बिल्कुल बंद, सिर्फ मात्र नाम जप करने से। इतनी ताकत है भगवान के नाम में। मैं बिल्कुल कराया जाएगा, अभी कराया जाएगा, सभी क्वेश्चन खत्म होते। तो इसलिए नाम जप में इतनी पावर है कि वो आपके हर तरीके का एडिक्शन, हर तरीके की गलत चीज़ क्या है हमारे दिमाग से आराम से साफ कर सकता है। जो अमेरिकन जो इतने शुद्ध हो गए, माँ सोचिए वो गाय का मांस खाने वाले, नशा करने वाले, खुले में सेक्स करने वाले, उनकी इनकम ही गैम्बलिंग से होती थी, ऐसे लोग शुद्ध भक्त बन गए। तो एटलीस्ट यहाँ पे तो ऐसा कोई तो नहीं है ना, हमारी सिचुएशन इतनी तो गई भी नहीं है। चाय कॉफ़ी का नशा है, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को कैसे छूट जाएगा। अनियन गार्लिक आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपकी लाइफ में साइड हो जाएगा। भगवान को सेंटर बनाइए, भगवान के नाम को सेंटर बनाइए। मैंने देखा कि नाम क्या था, फॉरेनर्स का डिवोशन एज कंपेयर टू हम लोग का जितना है, मतलब सेम 1.5 साल मैं भी कर रहा हूँ, बाकी 1.5 साल से अगर कोई फॉरेन में वो भी कर, उसकी सीरियसनेस अलग लेवल की है। हालांकि मैंने भी पूरे साल बदला आपकी अटेंड करी, ये सब कुछ कर रहा है। उसका रीज़न पता है क्या? वैल्यू देना। क्योंकि उनको पता है उनको कंट्री में इतना कुछ नहीं मिलेगा। वो बहुत वैल्यू देते हैं हमारे इंडियंस को ना, फॉरेनर डिवोटीज है ना, वो इंडियंस को बड़ी वैल्यू देते हैं। हमारे पास देखिए वृंदावन कितना दूर है यहाँ से, सुबह हम एक चक्कर सुबह निकलेंगे शाम तक आ सकते हैं दर्शन करके। अब पता है आपको, जब हमारे रशियन डिवोटीज वृंदावन आते हैं ना, उनको पूरे साल सिर्फ खिचड़ी खा खा के इतने पैसे बचाने पड़ते हैं, तब जाके वो एक हफ्ते का अपना यहाँ पे खर्चा उठा पाते हैं। उनको वैल्यू पता है वृंदावन आने में, उनको वैल्यू पता है नाम जप करने की। कई कंट्रीज में जैसे भूटान में, शायद बांग्लादेश में ना, आप ये बीड्स लेके नहीं जा सकते, माला जप नहीं कर सकते वहाँ पे। तो वहाँ पे पता है कैसे माला जप की जाती है? जो रस्सी होती है ना, उसमें 108 गांठ बांधते हैं। तो उनको वैल्यू पता है उस माला जप करने की, उसके नाम जप करने की। चाइना के देश के लोगों को पता है भक्तों के संघ की ऐसे एसोसिएशन बैठ के कीर्तन करने की, वो नहीं कर सकते। अभी हम बैठ के कीर्तन करें, करताल बजाए, मृदंग बजाए, कोई है आके हमें रोक लेगा? मतलब कोई पड़ोसी आके बोल दे शोर हो रहा है, बट ऐसा कोई पुलिस तो नहीं रोकेगी, पुलिस तो गिरफ्तार नहीं करेगी। और वहाँ पे आपके अगर शिखा गले में कंठी भी आ गई, या फिर किसी भगवान का नाम है, धर्म का भी, आप पुलिस को पता भी चल गया, पुलिस आपको उठा के ले सिचुएशन। तो उसलिए उन लोगों को वैल्यू पता है, बहुत वैल्यू पता है। तो इसलिए वो जितनी भक्ति करते हैं बहुत सीरियसनेस से, बहुत अच्छे से करते हैं। हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम लोगों ने बहुत इसको सस्ते में ले लिया, बहुत सस्ता। हम इंडियंस ने क्या किया, हम भारतीयों ने क्या किया है, अपनी सभ्यता को क्या ले लिया, बहुत सस्ते में ले लिया, अपने धर्म को बहुत सस्ते में ले लिया। अरे अवेलेबल है, बचपन से तो कर रहे हैं, चले जाएंगे वृंदावन भी, घूम आएंगे, कर लेंगे नाम जब। हमें इनकी वैल्यू नहीं पता ना, जिस व्यक्ति को प्राप्ति होता है ना उसको वैल्यू पता। हमारी दिक्कत ये है कि हम बहुत फेमिलियर हो गए इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा, हमें इसको कोई वैल्यू नहीं देते। तभी है हमें इस चीज़ को बहुत वैल्यू देनी चाहिए, बहुत वैल्यू देनी चाहिए। हम यहाँ से हम सुन के चले जाए, घर जाके फिर लहसुन प्याज खाएं, घर जाके फिर कंज्यूम करें अल्कोहल, फिर चाय कॉफ़ी पिए, क्योंकि हम वैल्यू नहीं दे रहे थे। ठीक है 1 घंटा दे दिया, 1 घंटे देने की बात हुई थी ना, 1 घंटे में मत पिलाओ, 1 घंटे नहीं पियेंगे, बाकी टाइम तो पीना है। तो ये हमारी करंट सिचुएशन भी है। इसलिए आप देखेंगे जो फॉरेनर डिवोटीज में हमारे इंडियंस में इसलिए बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। उनको कोई शर्म नहीं आती इंडिया के अपने हेडशिप कराने में, उनको कोई शर्म नहीं आती इंडिया के धोती कुर्ता पहनने में। क्यों? जो अपनी कंट्रीज में नहीं पहन सकते, अपनी कंट्रीज में नहीं पहन सकते, इसलिए उनको पूरा प्राउड फील होता है यहाँ के पहनने में। और पूरा क्या होता है, उसको वैल्यू देते हैं, अपने धार्मिक जितने भी भक्ति के लिम्स को फॉलो करें, जितने अंगों को फॉलो करें, बहुत उसको वैल्यू दे पाते हैं, बहुत अपनी एनर्जी, बहुत पोटेंशियल अच्छे से उसको कर पाते हैं, सीरियसनेस से कर पाते हैं, क्योंकि उनको वैल्यू पता है। अभी हम नॉर्थ कोरिया भेज जाए ना, हमें वैल्यू पता चल जाएगी स्वतंत्रता की। अभी हम बड़े अपने संविधान को, सरकार को गालियाँ बक रहे हैं, है ना। अब एक बार नॉर्थ कोरिया घूम के आइए आपको पता चल जाएगी भाई जो हमें सरकार मिली है, अभी जिस कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस संविधान में हम रह रहे हैं भाई, वो हमारे भगवान बना है। वैसे कई कंट्रीज है वहाँ पे आप बोल भी नहीं सकते कुछ, हंस भी नहीं सकते, है ना। कई एक कंट्री थी शायद कोविड के टाइम पे, वहाँ पे कोरोना बोलना ही बैन कर दिया, कोरोना बोल भी नहीं सकते, किसी ने कोरोना बोला उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया में तो मोस्टली जो वहाँ के लोग हैं वो डिप्रेस ही रहते हैं, वो अपनी मर्जी के बाल नहीं कटवा सकते, बोलना दूर की बात, नॉर्थ कोरिया में तो अपनी मर्जी के बाल नहीं कटवा सकते। या ऐसी कंट्रीज में जाएंगे आपको खुद वैल्यू आ जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ जाएंगे तो ही वैल्यू आएगी, तो ही हम भक्ति के इन सब चीज़ों को सीरियस लेना स्टार्ट करेंगे। अभी हमें नॉलेज मिली है तो अभी से हमें सीरियस लेना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे एक और क्वेश्चन है कि जैसे कोई बीटल्स का भी इंग्लैंड में था ना, प्रोपाजी जॉर्ज हैरिसन, तो उन्होंने प्रोपाजी उनको कहा था, उन्होंने जब पूछा था कि मैं हेडशिप करा हूँ क्या प्रोपाजी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रीचिंग के लिए अभी तुम बाल रखो। फिर कैसे हम ये जाने कि जो अभी हम कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या प्रीचिंग के लिए ज़्यादा बढ़िया है, मतलब हम जो कर रहे हैं वो प्रीचिंग के लिए ज़्यादा बढ़िया है। कि सपोज मैं जब कॉलेज जाता हूँ तो सोचता हूँ धोती कुर्ता पजाऊँ, फिर सोचता हूँ कि अगर मैं धोती कुर्ता पजाऊँ तो बहुत दिन मेरी बातें नहीं सुनेंगे, होता है तो कई उससे बार, प्रचार नहीं जैसे हो पाएगा।
हम लोग भी खुद जब कॉलेजेस में सेमिनार देने जाते हैं तो हमें अपनी कंठी माला, अपनी शिखा को, अपने तिलक को छुपाना पड़ता है पहले के टाइम पे। अब तो नहीं ऐसा करना पड़ता, पहले के टाइम पे हमें बहुत छुपा के जाना पड़ता था। हम वहाँ पे एक्सपोज नहीं कर सकते हम कौन से आए। लोगों में ऐसा डरता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है साधु बन जाना। आज के टाइम में भक्ति इतनी एक्सपोज हो गई है कि हमें सब चीज़ें छुपानी नहीं पड़ती। मुझे याद है हम लोग डिवाइस सेमिनार यहाँ पे भारती कॉन्सेप्ट हॉल में देते थे, हम लोग तिलक भी नहीं दिखा लगाते थे, बिना तिलक के आते थे, पैंट शर्ट पैंट कोट पहन के आते थे, है ना, इस तरीके से आते थे कि इसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम इस कौन से। इवन हरे कृष्णा भी नहीं बोलते थे, हम चैंटिंग भी नहीं कराते थे। और अब भारती कॉन्सेप्ट हॉल के सेम सेमिनार हॉल में हम लोग ने कीर्तन तक कराया, अमोघ लप्पू को बुलाया, हम धोती कुर्ता में वहाँ पे क्लास होती है, सैफरन डिवोटीज में क्लास देना। चीज़ें बहुत एक्सपोज हो गई है पहले के टाइम में। अब मैं तो कॉलेज गया हूँ धोती कुर्ता में, लोग आपको स्ट्रेंज समझेंगे, बट इतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा, आपको बहुत प्राउड फील होगा, बहुत प्राउड फील होगा, बहुत अच्छी भी। ऐसा नहीं है धोती पहन के बहुत बोरिंग लगता है व्यक्ति, ऐसा नहीं है। धोती को बांधने के कई सारे स्टाइल्स हैं, कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं धोती बांधने के, बड़े स्टाइलिश लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और ये तो अब इसका मतलब ये नहीं आप स्टाइलिश ही बन के चले जाओ, भक्ति को स्टाइलिश दिखा दिया ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। सिंप्लिसिटी अपने में ही लोगों को अट्रैक्ट करती है। जितना आप सिंपल रहोगे ना, देखोगे लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे जितना आप सिंपल रहोगे, क्योंकि हर कोई कुत्ते की तरह जाएगा। आपको ये कुत्तों की भीड़ में एक इंसान आपको अलग दिख जाएगा ना, देखेगा ना, देखा वो खुद ही अट्रैक्शन बन जाएगा ना आपका, है ना। या गधों के बीच में घोड़े को खड़ा कर दिया, वो अलग ही दिख जाएगा ना कि हाँ वो घोड़ा अलग है। इस तरीके से हम सिंपल सिटी, क्योंकि हर कोई क्या है पीयर प्रेशर के थ्रू और दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपोजिट जेंडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग स्टाइलिश या वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, है ना। मेरे ख्याल से 99% हमारा यूथ दिल्ली का या दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसे ही है ना। उसके बीच में आप धोती कुर्ता पहन के जाएंगे, आप अलग लगेंगे, बिल्कुल अलग लगेंगे, यूनिक लगेंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे। और अगर आपको पूरा कन्विक्शन है अंदर से ना अपने कल्चर के लिए, अपने धर्म के लिए, तो आप बहुत लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जवाब भी दे पाओगे। तिलक लगाने का, तिलक का आप जवाब दे पाओगे। तो मैं तो फॉलो करता हूँ, तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है तो वेस्टर्न दिखा रहा है, मैं इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहा हूँ, मैं इंडियन दिखा रहा हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है, इसमें शर्म की क्या बात है। सोचा अगर मैं वो वेस्टर्न को फॉलो कर रहा है ना, तो वो वेस्टर्न कल्चर दिखा रहा है अपना, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं इंडियन कल्चर फॉलो कर रहा हूँ तो मैं इंडियन कल्चर दिखाऊंगा ना, अब इसमें बुराई क्या है। अब लोग बोलते तुम दिखावा कर रहे हो, भाई तुम भी तो गधे की तरह घूम के दिखावा कर रहे हो, जानवर की तरह कपड़े पहन के दिखावा कर रहे हो, वेस्टर्न कल्चर का दिखावा कर रहे हो। तो मैंने हम बोला वो आज के टाइम पे ये चीज़ है, जीन्स पैंट पहनने वाला नॉर्मल हो गया व्यक्ति, धोती कुर्ता पहनने वाला अब नॉर्मल हो गया बल्कि जो जीन्स पैंट पहन रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए, धोती कुर्ता पहनने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। एटलीस्ट धोती कुर्ता में पहनिए, कई सारी जगह पर धोती कुर्ता, ऑफिस में धोती कुर्ता थोड़ी ना अलाउड है। आज के टाइम में कई सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में धोती कुर्ता अलाउड नहीं है, मुझे ऑफिस में अलाउड नहीं था, बट मैं तिलक लगा जाता, मेरा तिलक साफ सीधा ये चीज़ बता देता था आगे वाले को कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। जैसे एक डिवोटी एक बार शेयर कर रहे थे, मतलब वो जब 25 ईयर्स हो गए उनको, ब्रह्मचारी में आश्रम में है वो, अभी डीटी मिनिस्ट्री में भी हेड है वो स्कॉन के। तो वो शेयर कर रहे थे ऐसे, जब वो जॉब करते थे तो उनकी जॉब लगी थी एक बड़ी कंपनी में। तो स्टार्टिंग में जब ये गूगल फेसबुक वगैरह आई थी ना कंपनीज, तो ये ना स्टार्टिंग में ना पॉर्न इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इन्वॉल्व थी, पॉर्नोग्राफी पे ना वीडियोस, रॉ मटेरियल वेस्ट अमेरिका से, यूरोप से यहाँ आया करता था इंडिया में, उस रॉ वीडियोस को कंप्लीट वीडियो बनाया जाता था। तो इन कंपनीज में, चाहे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इन कंपनी में स्टार्टिंग में ना इनका रेवेन्यू बड़ा अच्छा आता था पॉर्न इंडस्ट्रीज से। तो जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ थे ना उसमें इस चीज़ पे काम कराया जाता था। तो वो डिवोटी शेयर कर रहे थे, जब वो ऑफिस में गए थे, ऑफिस गए थे ना, तो वो तिलक लगा कर गए थे। तो उनका तिलक देख के उनका मैनेजर उनको ये करने के लिए नहीं कर सकता था, बट वो बताते थे जब वो डेस्क पे काम कर रहे हैं और जो पीछे हल्का सा अंगड़ाई लेने के पीछे करेंगे ना, अगल बगल वालों के जो कंप्यूटर की स्क्रीन को दिखेगी तो उस पर वो ये काम कर रहे थे, वो पॉर्न वीडियो एडिट कर रहे थे। उन्होंने ये बताया कि मैं पीछे करके अंगड़ाई लेने के लिए करूँगा ना, तो देखो अगल बगल वाली स्क्रीन पे ये गलत चीज़ देखने को मिलती, बट मेरे माथे पे तिलक था तो सामने वाला मेरा मैनेजर मेरे को ही नहीं बोल सकता था कि तुम्हें भी ये करना। ये एक डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगा। प्रभु जी वो कन्विक्शन आती कैसे है? वो आएगी प्रभु, जब आप अंदर से कन्विक्ट हो गए, अब भगवान के उसको लेकर आपको शर्म नहीं होगी ना, अब धीरे धीरे पहल करने से आएगी। अब सोचो कि एक दिन सुबह उठोगे खुद आ जाएगी, ऐसे नहीं आएगा, है ना, ऐसे नहीं आएगा। वो खुद पढ़ाई के लिए खुद उठना पड़ता है ना, खुद बैठना पड़ता है ना, पढ़ाई के लिए खुद को डिटरमाइन करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं एक दिन आप सुबह उठे एक नई संकल्प लेके, ऐसा नहीं है। आपको उठने के बाद संकल्प बनाना पड़ेगा और बैठ के उस संकल्प को पूरा करना पड़ेगा। ऐसे ही आप तिलक लगा के निकलिए बाहर। अब एक दिन आपको शर्म आएगी, एक दिन आपको थोड़ा सा अलग फील होगा, बट धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा एक दिन आएगा कि आपको अब बिना तिलक लगाए आपको ऐसा लगेगा मैं नंगा घूम रहा हूँ, ऐसा आपको लगेगा, इतनी आपको आदत पड़ जाएगी। और कोई बाकी जो आसपास के लोग होंगे उनका बहुत बेनिफिशियल है। बेनिफिट कैसे है? तिलक को देखने के बाद सबसे पहले जो मेरे को कोई अगर स्ट्रेंजर मिलता है, तिलक देखने के बाद मेरे को राधे राधे बोलता है या हरे कृष्णा बोलता है,
सोचिए, आपने बिना कुछ करे सामने वाले को भगवान का नाम दे दिया, उसने पूरे दिन में एक बार भगवान का नाम जप किया है ना। कैसे हम प्रचार कर रहे हैं, भगवान का नाम ऐसे बांटते चले। हम भारतीयों का तो काम ही है भगवान का नाम का प्रचार करना। भारतीय भूमि पे जन्म मनुष्य हाथ जन्म सार्थक करी कर आपका। भारत की भूमि पे जन्म मिलना बहुत रेयर है, और जिसको ये जन्म मिल जाता है उसका काम क्या है, पहले खुद का जन्म सार्थक करो और फिर दूसरों का करो। तो इसलिए हमें तिलक लगाना चाहिए। धोती कुर्ता चलो नहीं पहन सकते, भी एक्सट्रीम लग रहा है थोड़ा, एटलीस्ट तिलक तो लगाइए, है ना। हरे कृष्णा बोलिए, कंठी मारा डालिए, अगर रूल्स फॉलो कर रहे हैं कंठी मारा डालिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, ठीक है। और कोई किसी को पॉइंट, फिर हम यहाँ पे एंड करते हैं, चैंटिंग करेंगे थोड़ी सी यहाँ पे। हो गया, चैंटिंग करें, सब लोग रेडी हैं? जितने लोग दीवारों पर टेक लगा के बैठे आगे आ जाइए। विष्णु बाबा आगे आ जाओ, बहुत देर से रेस्ट ले लो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, पूरा मेडिटेट करेंगे माइंड को किस पे, भगवान के नाम पे। लाइट्स ऑफ कर दो। तो आप लोग